नज़र आ रही है तो ज़रा थम्स अप कर दें। गुड। अच्छा, लास्ट हमारा जो बेसिकली सेशन था, वो रिवॉल्व अराउंड करता था कि कंपनी का बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस क्या है? किस वजह से कंपनी आपकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन-सी हैं? वो सब चीज़ें और कंपनी को चलाता कौन है? उसका रेगुलेटर कौन है? ए टू ज़ी कल आपको बताया गया था। आज हम आपको कंपनी के जो कोर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के शेयर्स ए टू ज़ी सबके बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। काइंडली ज़रा ये स्लाइड को थोड़ा-सा ज़ूम कर दें। अच्छा, आप में से कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी लॉ को अभी गो थ्रू किया, पढ़ा हुआ है, आपके कोर्स में है? आई बिलीव कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी कोर्स में कंपनी लॉ होगा। कुछ लोगों के कोर्स में कंपनी लॉ जो है वो अभी आना है। कुछ लोग पढ़ चुके होंगे। थोड़ा-सा ज़रा बता दीजिएगा। जी, फ़रियाल और अक्सा साजिद, आप लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। फ़रियाल चौधरी। यस सर, ये हमारा पार्ट है, सिलेबस का पार्ट 4 का। आई वाज जस्ट स्टडीइंग दिस। इसमें कंपनी एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, और उसमें बेसिकली ये बताया जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, और कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सारे टाइप्स वगैरह, और वही कि इनके शेयर्स वगैरह की क्या हद होती है और कितने पार्टनर्स होते हैं, कितने नहीं। बेसिकली जो आप चीज़ें कवर करें तकरीबन यही कोर्स है। राइट। सो आपका जो बेसिकली कंपनी लॉ है वो दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज़ एक्ट एंड आई बिलीव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी शायद आपका होगा। वो मर्केंटाइल लॉ का बेसिकली उसको टैग लगता है। तो दैट्स राइट, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कंपनी और पार्टनरशिप दोनों इकट्ठे ही पढ़ाए जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह आपके ज़रा ईज़ी रहें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंपनी के कोर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अब बेसिकली कंपनी के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में एमओए भी कहा जाता है। एमओए बेसिकली सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अंदर बेसिकली इसको डील किया जाता है कि होता क्या है, इसके अंदर क्लॉजेस कौन-कौन सी होती हैं और इसकी रियल लाइफ जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं। मैंने कंपनी बनानी है। अब कंपनी के नाम को मैंने बेसिकली बताना है कि जी कंपनी का नाम सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कंपनी की जो कैपिटल वो कितना है? ये कुछ चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो आपको अभी आगे डिटेल में मैं बताऊँगा। ये बेसिकली आपका स्कोप ऑफ कंपनी को बताता है। फिर उसके बाद आपका जो कंपनी का कोई भी एक्ट होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव से अल्ट्रा वायरेस या अपने ऑब्जेक्टिव से हट के नहीं हो सकता। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरेस बेसिकली बेसिकली जो रनिंग है, कंपनी किस तरह चलेगी, उसमें कितने बोर्ड मेंबर्स होंगे तो क्वारम पूरा होगा, शेयर ट्रांसफ़र किस तरह से होंगी, उसके अलावा जितने भी अफेयर ऑफ कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे बीच में आ जाएँगे। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी की वर्किंग को बेसिकली डिफाइन करता है। जो रूल्स ऑफ द कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे उसमें होंगे। अब अपनी कंपनी के अंदर जो जितने भी गवर्नेंस होगी, आपकी इंटरनल रिपोर्टिंग होगी, इंडो मैनेजमेंट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वो जो इंडो मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी कंपनी के अंदर वो एओए के अंडर रेगुलेट होती है। फिर उसके बाद आपका कंपनी का प्रोस्पेक्टस आ जाता है, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, जो कि लोगों को बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप आएँ, आके इन्वेस्टमेंट करें। इसको सेक्शन 61 डील कर रहा है। ये कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनके अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक स्टेटमेंट शेयर करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें ये लिखा होता है कि जी हम कंपनी के जितने भी मामलात हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, हम प्राइवेटली काम कर रहे हैं। बाहर से किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट हमें दरकार नहीं है। ठीक है? अब
ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। उसके अलावा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपका कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो आ जाती हैं। आप स्लाइड को थोड़ा ज़ूम आउट कीजिएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कंपनी की प्रोस्पेक्टस के अंदर बेसिकली हमने अच्छा, जब हम लॉ स्कूल में जाने लगते हैं, उससे पहले जब हम लॉ स्कूल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता होता है। जब स्कूल्स में जाते थे तब एक प्रोस्पेक्टस मिलता था कि जी स्कूल में क्या-क्या सिचुएशंस हैं, आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल की कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, स्कूल के अंदर आप जब आएँगे तो वो एक ओवरव्यू आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाता है। तो कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपके फाइनेंशियल पोज़ीशंस आ जाती हैं, जिसमें आपके बिज़नेस रिस्क्स आ जाते हैं, आपके जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं कि आपने किस-किस को एंगेज किया एज़ अ थर्ड पार्टी, आपके तमाम कंपनी के ए टू ज़ेड मामलात प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कि अवाम को दिखाने के लिए होते हैं, जिससे कंपनी का गुड इमेज बने और लोग अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स द कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये आ जाता है। सेकंड स्लाइड पे आ जाइए ज़रा। Now, the first and foremost document for the company registration, it's called Memorandum of Association. Basically, MOA or Memorandum of Association, that is a legal document जिसके अंदर आपके objectives, scope एंड पावर ऑफ कंपनीज आ जाती हैं। कंपनी का स्कोप क्या है जी? कंपनी का स्कोप ये है कि मैंने इस एरिया में इस बिज़नेस को बढ़ाना है और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। मैंने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। मैंने अपने कंपनी लॉ के अंडर रहते हुए मैंने अपने बिज़नेस को एग्ज़ीक्यूट करना है और उसके लिए मुझे अगर हायरिंग, फायरिंग की पावर, मुझे थर्ड पार्टी को एंगेज करने की पावर, वो दरकार है तो वो भी उसके अंदर टू सम एक्सटेंट आ जाती होती है। अब बेसिकली कंपनी का चार्टर होता है। अब मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि आप एक अ, शोरूम के बाहर से गुज़र रहे हैं। शोरूम के बाहर उसकी डिटेल्स लिखी हुई कि जी इसका नाम ये है, इसको बनाने वाले ये थे। जो बाहर से गुज़रते हुए इंसान को उस शोरूम की इन्फॉर्मेशन देता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। ये आपको बेसिकली जो है एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है कि जी ये इस चीज़ के लिए है, यहाँ पे इतनी हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर कैपिटल हमारा इतना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसकी पावर्स ये हैं। ये 5 क्लॉज़ेज़ होती हैं, वो आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जी इसकी लायबिलिटी क्या है, इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिसेज़ का कहाँ पे है। ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। लेकिन उस शोरूम के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो अंदर की वर्किंग है, वो जिन रूल्स के तहत हो रही है, जिन मामलात के तहत हो रही है, जो बेसिकली आपकी वो एसओपीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सबसे जो अच्छी चीज़ वो ये है कि आप जब कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जो कि आजकल एसईसीपी की वेबसाइट पे, पोर्टल पे पड़े हुए हैं। आजकल तो आईटी का दौर है, लेकिन बैक इन 2014, 15, 16 या उससे भी पहले जो पुराने कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर्स हैं, फॉर एग्जांपल अली सब्तान एंड फजली, नईमन कंपनी, उसके अलावा मैनी अदर कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर्स जो कि कंपनीज बनाते हैं, दे यूज्ड टू राइट दोज डॉक्यूमेंट्स बाय देयर हैंड, उसको लिख के उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती थी। मेमोरेंडम को लिखते थे, लिखने के बाद लॉ खोल लेते थे कि कोई चीज़ लॉ से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही, नाम ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हमारे ठीक है, लायबिलिटी हमारी ठीक जा रही है, कैपिटल क्लॉज़ में कोई मसला तो नहीं है। ये सब चीज़ें उसके अंदर देखी जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए एसईसीपी के पोर्टल पे साइन अप करते हैं, आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये ऑटो जनरेटेड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं कंपनी एसईसीपी पोर्टल की तरफ से। सो अब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक ज़माने में इसके ऊपर कई हफ्ते गुजर जाते होते थे इसको ड्राफ्ट करने में, इनको बनाने में, बिकॉज़ वो कंपनी को लेके प्रॉपर्ली वो चल रहे होते थे। स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी तक जो क्लॉज़ेज़ हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की है, स्टिल मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन-कौन सी क्लॉज़ेज़ हैं, बिकॉज़ मैंने अपने हाथ से काफ़ी सारी बनाई भी हुई हैं। अब तो ईज़ी आप लोगों के लिए हो गया। आप बस एक क्लिक करेंगे, आपके पास उसका टेम्पलेट आ जाएगा। सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है मेमोरेंडम। इसके अंदर एक नेम क्लॉज़ होगी,
जो कि कंपनी का नाम बताएगी कि जी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या ये सेक्शन 42 की लिमिटेड बाय गारंटी है। सबसे पहले इसके अंदर ये आएगा। सेकंड आपको उसके अंदर क्लॉज़ नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस इस शहर, इस मोहल्ले में, इस जगह पे इन प्रोविंस फलाना-फलाना लोकेटेड है। थर्ड में उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएँगे। ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या हैं? जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट करना है पर्टिनेंट टू द गारमेंट्स। मैंने उसके अंदर अपने कपड़ों की डाइंग है, इन सब मैंने उसके बाद जो इनकम आएगी उसमें से टैक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सीएसआर कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने वो मामलात करने, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। ये कुछ क्लॉज़ेज़ द क्लॉज़ व्हिच उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उस तक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इज़ इट लिमिटेड बाय गारंटी? ये चीज़ें उसके अंदर आपको डिटेल में बताई जाती हैं। फिर उसके अंदर आता है कि जी के अंदर शेयर्स है लेकिन उसका हल्का-फुल्का आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। कंपनी के अंदर जो आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसों को डालते हैं, वो पैसे बेसिकली आपके सर इन्वेस्ट आपकी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। अब ठीक है आवाज़? हाँ, ठीक है। ठीक है। कहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? मैं फिर वहाँ से इसको ज़रा रन करना शुरू करता हूँ। मैं शेयर्स की बात कर रहा था। यहाँ तक आप लोगों ने सुना है? काइंडली अगर सुना है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने जितनी भी क्लॉज़ेज़ हैं, नेम क्लॉज़, रजिस्टर्ड क्लॉज़, ऑब्जेक्टिव क्लॉज़, लायबिलिटी क्लॉज़, ये 4 क्लॉज़ेज़ तो आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, आपको जो मैंने अभी बताया है। तो अगर आपने यहाँ तक सुना है तो काइंडली ज़रा कर दीजिए। ठीक है। अब कैपिटल क्लॉज़ की हम बेसिकली बात कर रहे थे। यहाँ पे मुझे सॉरी मॉडरेटर आप काइंडली ज़रा देखें, नेट वगैरह का कह रहे हैं कोई इश्यू आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई आवाज़ में कोई तो सर नहीं आ रहा? बीच में इशू आ रहा है। कभी-कभी आपकी आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए गायब हो जाती है। ऑलराइट। मैं डिस्टॉर्शन है आपकी साइड से। मेरी साइड से डिस्टॉर्शन है। मैं फिर इसको जो है वो मैं दोबारा नेट कनेक्ट करके ना तो 1 मिनट ज़रा ठहरिएगा। क्या अब मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? जी, जी सर कंटिन्यू करें। ठीक है। हम थे कैपिटल क्लॉज़। अब कैपिटल बेसिकली अब हम कंपनी के डिफरेंट क्लॉज़ेज़ पढ़ रहे थे एमओए की, जो कि हमें बताती है नाम क्या है, इसका ऑफ़िस रजिस्टर्ड ऑफ़िस कहाँ पे है। सर अगेन डिस्टॉर्शन। हेलो? सर फिर से डिस्टॉर्शन आ रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मैं फिर दूसरे वाले से कनेक्ट करता हूँ उसे।
अब आपको आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। काइंडली स्लाइड्स खोल, मीर वेट काइंडली वेट। स्लाइड्स खोल दीजिएगा सर। जी सर। एक मिनट। हम थे कैपिटल क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज बेसिकली इसमें होता ये है, आपको बताया जाता है कंपनी के अंदर कितने पैसे हैं, कितने पैसों पे चल रही है। अब होता ये है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। अब आप जब कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी आपको उन पैसों के एवज कुछ शेयर्स अलॉट करती है, जो कि कंपनी के बेसिकली कैपिटल को बता रहा होता है। मीर काइंडली जरा आप स्लाइड्स ओपन कर दीजिएगा। थैंक यू। बेसिकली बता रही होती है कंपनी के कितने पैसे उसके अंदर लगे हुए हैं, कितने पैसे अंदर रन कर रहे हैं, जिसमें दो तरह की डिविजन्स होती है, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। तो बेसिकली कंपनी की क्लॉज बताती है कि कंपनी में पैसे कितने हैं। आपको कंपनी की कैपिटल क्लॉज देख के भी आइडिया हो जाता है कि कंपनी कितनी साउंड है। कैन यू गाइज हेयर मी? जी सर। अच्छा, आगे लास्ट में है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है, कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, किस किस बंदे को मिले हुए हैं, किस किस ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके नाम, उनके एड्रेसेस और उनके सिग्नेचर्स। लेकिन अगर आप असल में वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखते हैं, उसके लास्ट में उनका नाम, एड्रेस, पेरेंटेज, कितने शेयर्स हैं, सीएनआईसी, ये चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। और लिखा होता है कि जी ये प्रमोटर्स हैं, ये किस तरह से बीच में सब्सक्राइबर एंड प्रमोटर हैं, ये डायरेक्टर हैं, सिंस कॉर्पोरेशन आगे क्या होगा इनका, वो सारे का सारा इसमें इसकी डिटेल्स होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आपको जो बताया गया नेम, एड्रेसेस एंड सिग्नेचर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये बाय बुक हम चल रहे हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तो पूरी डिटेल्स वगैरह इनकी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जरा। मीर, वी कैन नॉट सी स्लाइड्स, कैन? सर वेट अ सेकंड। वेट अ सेकंड। अब स्लाइड शो हो रही है सबको, आई बिलीव। हो रही है, लेकिन जब मैं स्लाइड चेंज करने जाता हूँ पीछे स्लाइड खत्म हो जाती है। अच्छा, ये अब नेक्स्ट स्लाइड है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अच्छा, ये अल्ट्रा वायरस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन कंपनी लॉ एज वेल। तो इसकी डॉक्ट्रिन के बारे में ऑलरेडी किसी को पता है? आई बिलीव कि स्लाइड्स आपने देख ली होंगी, लेकिन इसका बिल्कुल वो एक रॉ मीनिंग क्या है इसका, कोई आप में से बता सकता है? सर रॉ मीनिंग यही होगा कि आपको जो अपनी बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना। तयन एग्जैक्टली की हदूद हैं, उन हदूद से बाहर नहीं जाना। जी। जैनब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर इसका जो क्रक्स है अल्ट्रा वायरस का, इट मींस के बियॉन्ड द लिमिट्स, यू कांट गो द बियॉन्ड द बियॉन्ड द लिमिट्स। लिमिट्स, दैट्स परफेक्ट। मोहसिन ने भी आंसर किया नल एंड वॉइड। अच्छा, नल एंड वॉइड इन अ सेंस है, लेकिन इसमें आ जाता है आप अपनी लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं। दैट इज वेरी करेक्ट। जैनब ने भी, मीर ने भी बताया, एंड अदर पीपल, हसनैन भी बताना चाह रहे हैं बियॉन्ड पावर। टेक क्रश ने अभी इसका रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे मेमोरेंडम के साथ अल्ट्रा वायरस का मौजूद होना, ये कोई बंदा इसको रिलेट कर सकता है? ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बताया जा रहा है कि जब भी हम कोई कंपनी बनाएंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें होंगी, कंपनी सिर्फ उन पे ही काम कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। लेट सपोज अब एग्जैक्टली कोई सीमेंट बना के कंपनी है तो वो सीमेंट ही बनाएगी, वो फर्टिलाइजर नहीं बनाएगी। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर
वो चेंज कर सकते हैं, अपना बिजनेस मल्टीपल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप अपने CSRs को इन्वॉल्व करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जी आपके सोशल जो अपना इवल्स हैं उसको आप ख़त्म करेंगे, आप एजुकेशन, ये चीज़ें जो बीच में CSRs वाली आ जाती हैं, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। मोर ओवर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि कंपनी ने सारे बिजनेस जो है वो करने, लेकिन एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करेगी। अब होता ये है कि बोर्ड चेंज होता है, डायरेक्टर्स आते हैं और वो विदाउट गोइंग थ्रू द मेमोरेंडम वो कहते हैं जी हमने फलाने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना है, हमने एक सब्सिडरी कंपनी जो है जहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो दैट एक्ट इज अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इस पॉइंट पे अक्सर औकात इंजंक्शंस वगैरह कोर्ट से मिलती होती हैं। आप अगर कंपनी की प्रैक्टिस करेंगे कॉर्पोरेट लॉ की इन फ्यूचर, तो यू विल कम टू नो कि इनके केसेस भी ओनली हाई कोर्ट में होते हैं और इसमें इंजंक्शंस बड़े-बड़े मज़े की मिलती होती हैं। और चूँकि वो आप में से सूट्स सब काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो वो सूट्स वाली वाइब अगर आपने लेनी है, तो आप एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म की प्रैक्टिस को जो है वो अडॉप्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अल्ट्रा वायरस के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही होती है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पे डिबेट हो रही होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब ये है कि एक एक्ट जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी है वो वॉइड होगा। अब कंपनी लीगली जो है वो नहीं कर सकती, शेयर होल्डर्स की जो बेसिकली एक आपकी तादाद होती है और क्रेडिटर्स कंपनी के होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जी कंपनी अपने जो स्कोप है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अल्ट्रा वेरिस ना जाए। उसकी रीज़न क्या होती है, आपके कंपनी के बेसिकली सरमाया है कंपनी का, वो कहीं पे ज़ाया ना हो। तो कंपनी के फंड्स को बचाने के लिए बेसिकली काम हो रहा होता है। इसका रेफरेंस मैंने सेक्शन 26 डाल दिया है, इसमें कंपनीज़ एक्ट का। उसके अलावा जी वो आपको सारे का सारा बताता है कि जी आपका मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए और दूसरे मामलात कैसे होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन आया है मोहम्मद अंस की तरफ से कि मेमोरेंडम अमेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेमोरेंडम को अमेंड करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी है, वो बीच में इसका बताया मैंने आगे कि वो होती क्या है बेसिकली, ये मीटिंग में होगा क्या। इस मीटिंग में आपका कॉरम पूरा होगा, आप इसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कंपनी जो है वो अपने मामलात को चलाने के लिए अपनी मेमोरेंडम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अमेंड करना चाह रही है। अगर वो लीगली वैलिड होंगे, मोस्टली होता है ये कि काउंसिल्स वगैरह होते हैं कंपनी के पास, इन हाउस काउंसिल्स, वो उसको देख लेते हैं कि मेमोरेंडम जो है वो चेंज करने से टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोई मसला तो नहीं आ रहा। देन आफ्टर दे फाइल दैट थिंग टू एससीसीपी, एससीसीपी देखेगा और उसके बाद उनको जो है वो सर्टिफाई कर देगा कि जी आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए हैं, इन केस अगर वो कोई उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। मतलब ये कि वो लॉ के एम्बिट के अंदर ही हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ ही हैं, तो तब तो वो आपको सर्टिफाई कर देते हैं। नहीं तो आपको दोबारा से कहेंगे कि जी आप इनको री इसको जो है वो विज़िट कर लें और इसके अंदर अपने मामलात को चेंज कर लें। सो ये बेसिकली हाउ दे चेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप इट हेल्प्स। मोहम्मद अब्दुल्ला हुसनैन ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी अब्दुल्ला। सर एक्चुअली मैंने पहले हैंड रेज किया था तो आई गेस आपने उसको देखा। अब आई एक्चुअली वांटेड टू टेल अबाउट अल्ट्रा वाइज, तो वो बात अब हो गई है। फिलहाल कोई आप क्वेश्चन काइंडली नहीं। बताएँ, आप अपना कंट्रीब्यूट करें। आप मुझे मेबी मैं कुछ सीखूँ आपसे। सर according to my knowledge ultra wise means ultra mean against and wise mean law। जो हमने हुँ, लॉ हुँ। प्रिस्क्राइब कर लिया है किसी चीज़ को शुरू करने से पहले, और जो हमने एक सर्कमस्टांसेस और जो हमने लिमिटेशंस बना ली हैं, फिर हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, एज वी डू इन मोस्टली इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये चीज़ वहाँ पर ज़रा ज़्यादा यूज़ होती है। दैट्स करेक्ट। अल्ट्रा वायरस की जो डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप अगर इसको जो है वो कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट की खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड, वो उसमें ही डिसाइड होता है कि जी ये एक्ट अल्ट्रा वाइज है नहीं है। तो दैट इज़ वेरी एप्ट एंड वेरी क्लोज टू द परफेक्ट डेफिनेशन
shared by Muhammad Abdullah Husnain. Thank you, Abdullah, for contributing. Sir, thank you. फोर्थ स्लाइड पे आ जाएं जरा. Mir, fourth slide. We are waiting for the fourth one. एक्चुअली आई एम ट्राइंग बट इंटरनेट इश्यूज है मेरी साइड, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा ये है. आगे सामने. ये आगे सामने. अच्छा, अब आपको कंपनी के कैपिटल के बारे में मैंने पहले बताया था कि कंपनी के अंदर जो आपका सरमाया, ज़र मुबादला, आपकी इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी, वो कैसे चलती है, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसको किस तरह से हम कंपनी लॉ में देखते हैं. अब कंपनी में कैपिटल दो तरह का होता है. आपने सुना होगा कैपिटल का वर्ड कि जी मेरे पास बिजनेस कैपिटल नहीं है, मेरे पास बिजनेस कैपिटल है. तो कैपिटल के बारे में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी तरफ से, या आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला हसनैन और दानियाल साकिब, इन दोनों ने हैंड रेस किया हुआ है. यस दानियाल. Sir, am I audible? यस, यू आर लाउड एंड क्लियर. सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह ये अल्ट्रा वेरियस का कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए हैं कंपनी के, हम उससे बाहर नहीं जा सकते. आर देयर एनी इम्प्लाइड पावर्स दैट अ कंपनी हैव, कि अगर वो कोई इम्प्लाइड पावर समझ के अपनी कंसीडर करके कोई एक्ट करती है, तो क्या वो भी अल्ट्रा वेरियस में आएगा, क्योंकि वो एक्सप्लिकली अगर वो एक्सप्लेन नहीं करते उसमें ऑब्जेक्टिव में. राइट. अच्छा दानियाल, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा रिटन फॉर्म में मिलते हैं. वो कभी भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इम्प्लाइड नहीं होता. उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते. अगर कोई जाएंगे तो मोस्टली शेयर होल्डर्स रोला कर लेते हैं, कोर्ट से इंजंक्शन ले आते हैं. अब उसमें होता ये कि अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ में इम्प्लाइडली हमने फ़र्ज़ करें कोई चीज़, फॉर एग्जांपल XYZ हमने परफॉर्म करवानी है और वो हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखी हुई, तो आपने सबसे पहले जाके अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को रिवाइज करना है. उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें आपने मीटिंग कॉल करनी है. मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ. मीटिंग कॉल करके आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में उसको आपने पास प्रॉपर्ली करना होता है. वो 2/3 की उसके अंदर बेसिकली होती है आपकी जो मेजॉरिटी होती है, वो उसकी 2/3 की मेजॉरिटी से वो पास होता है. तो दिस इज हाउ इम्प्लाइड थिंग कैन बी मेड रिटन. अदरवाइज उसको अगर आप करेंगे तो सबसे पहले कोर्ट के अंदर ये रूल आउट होगा. Got it. जी दानियाल, Got it. आई होप इट हेल्प्स. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, अब आगे हम शेयर कैपिटल पे आ गए हैं. अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कैपिटल को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बिल्कुल रॉ सी डेफिनेशन आप लोगों की तरफ से. उसी बिजनेस में हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो चाहे सर्विसेज में हो या गुड्स की फॉर्म में हो, वो हम कह सकते हैं कैपिटल. एनीवन एल्स, मीर के अलावा कोई बताना चाहें? एनीवन फ्रॉम फीमेल साइड? ये तो गूगल वाली डेफिनेशन है. मुझे आप लोगों की बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो रॉ डेफिनेशन है वो क्या होगी, फिर मैं आपको वन वर्ड बताऊंगा इसका. हुसनैन खान. हुसनैन खान, एग्जैक्टली. हुसनैन खान हाथ खड़ा कर रहे हैं. सर कैपिटल वो होता है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं जिन्होंने शेयर किया हुआ होता है, तमाम को इकट्ठा करके उसे कैपिटल कहते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. मिस एडीवी जैनब पीरजादो. यस मैडम, आप कुछ बताना चाह रही हैं? जी, कैपिटल का असल में मकसद ये होता है कि आपने कितना जो मनी है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, द मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, इट इज कॉल्ड द कैपिटल. राइट.
सो आप सबको अगर मैं आपकी जो डेफिनेशंस हैं उनको सामने रखूं, कैपिटल्स मीन पैसा, कितने पैसे कंपनी में है, एंड दैट्स राइट। कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में लिखती है कि मैं 10 लाख का कैपिटल अपने पास जो है वो रखूंगी, ठीक है, और मैं उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं लूंगी। एज पर लॉ में बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपना जो कैपिटल है उसे इन्हांस करवा लूंगी। दैट इज दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल है जो एससीसीपी में आपने रजिस्टर किया होता है थ्रू योर मेमोरेंडम कि जी इतने पैसे हैं, मैं इनके अंदर बिजनेस करना है। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज capital, which is basically the limit in which you can work, the maximum amount of share capital that a company is authorized to issue as per memorandum of association. अब कंपनी जो है उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल आ गया, फॉर एग्जांपल 10 लाख का कैपिटल है, लेकिन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 लाख की नहीं है, कंपनी के अंदर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तब कंपनी क्या करेगी? उस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के इवज 5 लाख के शेयर्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 10 रुपए का एक शेयर हो सकता है, 100 रुपए का शेयर हो सकता है, 1000 रुपए का शेयर हो सकता है, एज पर द डिनोमिनेशन डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, वो आपको 5 लाख के शेयर्स दे देगी। अब जो शेयर्स आपके पास पेड हुए हैं और कैपिटल आपका हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल और इशूड, और इट्स कॉल्ड इशूड कैपिटल एज वेल। जी हुसनैन खान, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सर ये जो पेडअप कैपिटल होता है सर, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का 10 लाख हो तो दूसरे का अगर 5 लाख हो या 15 हो, किसी का कम या किसी का ज़्यादा हो सकता है सर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा मेरे साथ चलना है इसमें। आपने एससीसीपी में कह दिया कि मेरी कंपनी का एट मैक्सिमम कैपिटल 10 लाख होगा, ठीक है। अब आपके पास इन्वेस्टर्स हैं 3 या 4 या 5, उनके पास 10 लाख रुपया मुकम्मल नहीं है, वो कहते हैं हमें इस 5 लाख के एवज़ी आप शेयर्स अलॉट कर दें। अब हो सकता है कोई शख्स 1 लाख रुपए दे रहा है, हो सकता है कोई शख्स 2 लाख रुपए दे रहा है, हो सकता है कोई शख्स 50,000 दे रहा है, तो एज़ पर देयर शेयर आपको जो है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर होती है, लेकिन ये आपके 10 लाख को एक्सीड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर 5 बंदे हैं, उनके पास 2-2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 10 लाख पूरा हो गया, 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो आई बिलीव कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है और पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल वो क्या है। एनीवन, किसी को अगर इसमें थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने लॉ स्कूल में समझते हुए अच्छा खासा टाइम लगा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, इशूड कैपिटल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अलीना अबरार ने मुझे यहाँ पे भी मैसेज किया है। अच्छा अलीना, दैट इज़ समथिंग, अब इसमें होगा ये, आपका वो कैपिटल जो आपने कंपनी के शेयर्स जिसके एवज़ आपने दिए हैं, मैं इसको और सिंपल करता हूँ। एक कंपनी का 10 लाख रुपया ऑथराइज़्ड कैपिटल है, ठीक है? अब उस ऑथराइज़्ड कैपिटल के अंदर आपने रह के अपने शेयर्स इश्यू करने हैं। 10 लाख मैक्सिमम है, मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। अब अक्सर वक़्त होता ये है कि कंपनी 10 लाख से कम के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इश्यू करती है एज़ पर देयर इन्वेस्टमेंट, एज़ पर द मनी गिवन बाय देम टू द कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। आपका ऑथराइज़्ड कैपिटल 10 लाख है, लेकिन पेड अप कैपिटल आपका कम भी हो सकता है और 10 लाख के बराबर भी हो सकता है। ये वो है, इस आप ऐसे कह लें कि आपके जो एक्चुअल पैसे कंपनी के अंदर आए हुए हैं ना, वो आपका पेड अप कैपिटल है, लेकिन जितने मैक्सिमम पैसे आ सकते हैं, वो आपका ऑथराइज़्ड कैपिटल है। आई होप अलीना इट हेल्प्स। ठीक हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल आपका ये सेम ही आपके बेसिकली हैं इसके, सॉरी गाइस, आई हैव लॉस्ट माय प्लेन ऑफ थॉट। बेसिकली आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है, आपका जो पेड अप कैपिटल है, ये तकरीबन मिलता-जुलता है।
लेकिन इसके अंदर एक छोटा-सा डिफरेंस ये है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ इश्यू दिस इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्टर कहता है कि ठीक है हम आपसे इतना ले लेंगे और वो उसके एवज़ आपको शेयर्स सब्सक्राइब के पेमेंट दे देते होते हैं। तो वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है बेसिकली। अब शेयर होल्डर आपसे कमिट करता है कि जी हम आपसे जो है ना 50% शेयर्स ले लेंगे, लेकिन हम फुली पेड अप नहीं रखेंगे, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। पेड अप और सब्सक्राइब तकरीबन सब सेम ही होते हैं ये। अच्छा ये मियाँ अहमद रहमान पूछ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ ओनली हैव वन टाइप ऑफ कैपिटल बिकॉज़ एक मिनट बिकॉज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन नॉट रेज़ मनी। अच्छा प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर पता है क्या होता है? ये मैं पॉइंट आपको थोड़ा-सा एड्रेस कर दूँ, ये भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी होती है जी मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, हमने कंपनी बना ली। हमने उसका बिज़नेस जो है वो उसको अच्छा करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट आएगा, लोग देखेंगे कंपनी अच्छा काम कर रही है, वो आके आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें ओपनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। उसमें आप फंड बंदे जो आपके डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं वही। बाहर से कोई बंदा आके तो सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो आई होप के दिस थिंक हैड क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड पे आ जाएँ। आपको मैंने डिटेल में बता दिया था ऑथराइज्ड कैपिटल ये मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी जो कि इश्यू हो सकता है। इश्यूड कैपिटल पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल offered for subscription subscribed capital share that investor agree to take paid up capital इतने की हम ऑफर कर रहे हैं हमारे पास 10 लाख ऑथराइज है लेकिन हम 5 लाख के शेयर्स इशू करेंगे 5 लाख हमने सब्सक्राइब कैपिटल आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनपेड शेयर ये चीजें आ जाती हैं अगली स्लाइड ऑथराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड इशूड कैपिटल अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क अगेन अच्छा टेक क्रश पूछ रहे हैं प्राइवेट कंपनी में कौन सा कैपिटल होता है अच्छा प्राइवेट कंपनी के अंदर बेसिकली कैपिटल एक ही तरह का होता है अक्सर का होती है जी ऑथराइज और पेड अप और मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर 1 लाख रुपए का उन्होंने शेयर कैपिटल रखा होता है वो फुली पेड अप होता है अक्सर औकात वो फुली पेड अप नहीं होता मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 1 लाख की है अब ये बेसिकली एसईसीपी का ये इसमें एक एसआरओ भी है आई विल शेयर दैट एसआरओ विद यू ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आप जो कर रहे हैं इसके पीछे एक छोटी सी मंतक ये है एक शख्स ने कंपनी स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट उसके पास लाखों रुपया होगा ताकि वही सैटिस्फाई कर सके कि कंपनी के मामलात को लेके प्रॉपर्ली चल सकता है एक तो ये मकसद है अब एक बंदा 10,000 में तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है आप काइंडली ज़रा मुझे कंफर्म कर दें मीर जी सर कैन यू गाइस हियर मी अच्छा मुझे वो सर डिस्टॉर्शन के आपकी मैसेज आ आवाज़ रहे में हैं डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ अब मैं बेसिकली जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वहाँ पे सिग्नल
प्रॉपरली आ रहे हैं, इट इज वेरी क्लोज टू द सिग्नल टावर। आई डोंट नो इसमें इशू क्यों आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको सम अप करके बताता हूँ कैपिटल का, क्योंकि मुझे भी एक यहाँ पे मैसेज पॉपअप हुआ है चैट में कि आप सम अप कर दें कि कैपिटल में चीज़ें क्या-क्या होती हैं। इसको सम अप मैं करने लगा हूँ। वो कैपिटल जो कि मैक्सिमम कैन बी इश्यूड इन अ कंपनी, जो एससीसीपी के पास आपका रजिस्टर्ड होता है, एट मैक्सिमम हम इतने पैसों पे बिज़नेस कर सकते हैं। वो आपका होता है ऑथराइज़्ड कैपिटल। ऑथराइज़्ड कैपिटल के अंदर एक पोर्शन होता है जिसके अंदर आप ऑफर करते हैं कि जी मेरे पास 10 लाख के शेयर्स हैं, मैं को 5 से 6 लाख तक जो है ना वो मैंने शेयर्स इश्यू करने हैं, बाकी के शेयर्स मैंने साइड पे रख देने, वो मैं इश्यू नहीं करूँगा अनलेस एंड अंटिल आई फील कि देयर इज़ अ वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टर, वो आए और आके बीच में इन्वेस्ट करे। डिफरेंट टैक्टिकल रीज़न्स भी होती हैं। बिज़नेस के जो लोग बेसिकली जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं, वो करते यही हैं कि कुछ पैसे लगा देते हैं और बाकी के शेयर साइड पे रख लेते हैं कि कोई कल को अपॉर्च्युनिटी बनती है, तो वी कैन हैव रूम फॉर मोर इन्वेस्टर्स। सब्सक्राइब कैपिटल वो होगा जो आपके शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं कि जी मैंने लेने हैं, इतने लेने हैं मैं 2 लाख के लेने हैं, 3 लाख के लेने हैं, 50,000 के लेने हैं। तो वो जो आपके कैपिटल एग्रीड होते हैं, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और वो एक्चुअल पैसे जो इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल को मिला देते हैं, तो बेसिकली आपके पास पेड अप कैपिटल बन जाता है। ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी के अंदर एक्चुअली रन कर रहे हैं। आई होप इट हेल्प्स। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोविजंस मैंने आपको बता दी हैं स्लाइड के अंदर, मैं दोबारा कहते हैं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 68 में जी डिफरेंट कैपिटल्स हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बारे में बताया, डिफरेंट कैपिटल्स, इश्यूड कैपिटल, ये सब चीज़ों का उसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद प्रोसीजर कैसे आपने इसे इश्यू करना है। अच्छा, इश्यू करने का बड़ा मज़े का तरीका है। अगेन डिस्टॉर्शन आ गई है। आई बिलीव अगेन डिस्टॉर्शन। जी सर। आई कैन नॉट हेल्प विद इट। मैं इस वक़्त बिल्कुल जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, राउटर भी पास है और जो टावर है वो भी पास है। आई डोंट नो क्यों इस तरह की सिचुएशन आ रही है। मेरी बस कोशिश ये है कि मैं हर एक बंदे को प्रॉपर्ली चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, फिर आगे चलें। तो अब सही है सर। दूर बैठ कर, अच्छा ठीक है। हाँ, ये उस्मान हयात कह रहे हैं कि अगर आप क्लास को डिसमिस करके दोबारा रीस्टार्ट करें, तो उससे कोई इसमें हो सकती है बेहतरी? कर सकते हैं वैसे अगर चाहें तो। सॉरी? मीर आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा कर सकते यस हैं। सर, ऐसे कर लें या आप दोबारा ज्वाइन कर लें कट करके। मैं दोबारा जॉइन कर लेता हूँ। मैं दोबारा जॉइन कर लेता हूँ। बेसिकली आपका एक फॉर्म होता है, उसे कहते हैं फॉर्म 3। उसमें लिखा जाता है कि इतने पैसे हमें फलाने साहब ने दिए, उनको हम इतने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। उसके नीचे उस सब्सक्रिप्शन जो आपने करनी है शेयर्स की, उसकी रिसीट लगती है। प्रॉपर्ली ए टू ज़ेड सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एंड देन यू सबमिट दोज़ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर ऑडिटर के जी इनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए हैं और ये सब्सक्रिप्शन मनी थी। ये बेसिकली इसका प्रोसीजर होता है और ये बहुत लोग जो हैं इसको नहीं उस तरह से करते। दे जस्ट फॉर्म अ कंपनी एंड दे
प्रोसीड विद इट अनलेस एंड अनटिल उनको कोई एससीसीपी से कोई नोटिस वगैरह है कि जी आपने शो कॉज नोटिस आता है कि आपने ये कंप्लाइंस नहीं की तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तो दिस इज हाउ इन प्रैक्टिकल मिस्टर ए एक कंपनी में जाते हैं। अच्छा, ये असद इक़्तिदार साहब ने हाथ खड़ा किया है। जी असद, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड को जरा रिपीट करते हैं, वो इंटरनेट का इशू था तो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, अच्छा, थोड़ा सा 6th सम अप स्लाइड को कर दोबारा दें रिपीट कर दूं? प्लीज। 6 वाली स्लाइड को आप कह रहे हैं ना, दोबारा रिपीट कर दूं? जी 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 कह रहा हूँ। 6th स्लाइड में दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपका कंपनी का वो कैपिटल, वो सरमाया जो एट मैक्स जिस पे कंपनी ऑपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। फॉर एग्जांपल 10 लाख आपका ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है? मैक्सिमम 10 लाख के शेयर्स कंपनी इशू कर देगी आपसे 10 लाख लेके विद फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है? मैक्सिमम आपका जो ऑथराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा का बिजनेस नहीं कर सकते अनलेस अनटिल अगर आप अपना ऑथराइज कैपिटल चेंज कर लें बाय चेंजिंग योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड उसके अंदर फिर वो आपको बतानी पड़ती कि कितनी आपकी नेक्स्ट लिमिट होगी। छोटे बिजनेस अपने ऑथराइज कैपिटल छोटे रखते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बड़े बिजनेस जो हैं वो अपने 60 लाख, 70 लाख सीआर्स में चलते हैं और उनके अक्सर औकात पहले तो ये हुआ करता था, अब तो ऑनलाइन फाइलिंग आ गई लीप पे। पहले इनके कैपिटल की बेसिस पे इनकी फाइलिंग फी होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आपका लाखों रुपए का कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल नॉट पेड अप कैपिटल, तो उसके ऊपर आपको 500 रुपया होता था। फिर 5 लाख के ऊपर आपको तकरीबन कोई 1000 रुपया, इसी तरह इनकी चलती होती थी। तो ऑथराइज कैपिटल पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऑथराइज कैपिटल ये है। इशूड कैपिटल वो होगा जो कंपनी आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं जी सारे बोर्ड मेंबर्स कि जी हम इतना पोर्शन ऑथराइज कैपिटल का जो है ना, हम लोगों को कहेंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसके एवज पैसे दें हमें। सब्सक्राइब कैपिटल वो होगा जिसको इशूड कैपिटल के बाद आपका शेयर होल्डर जो है या जो आपका सब्सक्राइबर है, जो आपके पास इन्वेस्ट करने हैं, वो कहेगा कि जी हम आपसे 5 लाख आप हमें ऑफर कर रहे हैं एज अ इशूड कैपिटल, हम इसमें से 2 लाख ले लेते हैं, बाकी के आप दूसरे शेयर होल्डर्स को सेल आउट कर दें। वो बेसिकली आपका होगा जी सब्सक्राइब कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होगा? ये एक्चुअल पैसे होंगे जो कंपनी के शेयर की एवज कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए होंगे। ये आपके कैपिटल्स की डिटेल मैंने आपको बता दिया। आई होप असद इट हेल्प्स। अगर कोई इशू है तो दोबारा पूछ लें। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच। अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। 8th स्लाइड जो है, अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक चीज़। सेकेंडली दूसरी स्लाइड मुझे नज़र नहीं आ रही, ये जो गालिबन, हाँ ये शेयर होल्डर मेंबर्स वाली, राइट। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स आपको ऑलरेडी मैंने इसका भी थोड़ी देर पहले व्यू दिया था। आप मुझे बता सकते हैं कि शेयर होल्डर को बिल्कुल आम ज़बान में, एक सादा ज़बान में हम क्या कहेंगे? ये कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक, मियाँ अहमद रहमान, बिल्कुल ठीक, यही कहलाते हैं ये। लेकिन इसको मज़ीद अगर हम थोड़ा-सा उस पॉइंट पे लेके जाने की कोशिश करें, ये कौन है? बिज़नेस पार्टनर, स्टेक होल्डर्स, शराकतदार भी ठीक है। मैं इसको कहूँगा ये कंपनी के असल मालिक हैं। अब होता ये है कि शेयर होल्डर्स कंपनी में आते हैं, आके पैसे देते हैं, शेयर होल्डिंग अपने नाम करवाते हैं और उसके बाद उस कंपनी का जो अनलिमिटेड कंट्रोल होता है, वो शेयर होल्डर्स के पास होता है, क्योंकि शेयर होल्डर में से लोग डायरेक्टर बनते हैं, वो शेयर होल्डर के तमाम मामलात कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल अलीना अबरार ने पूछा है, कैन यू बाय शेयर्स फ्रॉम दोज
ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, यस यू कैन इफ देयर इज। अच्छा, इसका भी बड़ा मजे का प्रोसेस है कि आपने शेयर परचेज कैसे करने होते हैं। इसमें होगा सबसे पहले आपने ऑफर कंपनी के पास शेयर बेचने के लिए कि जी मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, मैं कंपनी के शेयर्स बेचना चाह रहा हूँ। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लेटर जाएगा, वो उस लेटर को एक्नॉलेज करते हुए कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स को लेटर लिख देगा कि जी ये शेयर्स बिक रहे हैं, किसी को चाहिए तो ले ले। अब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का आपने पढ़ा होगा, ROFL, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। अगर आप लोगों के शेयर्स, फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर होल्डर्स उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो कहते हैं जी हम रिफ्यूज करते हैं, दे हैव टू गिव देयर रिनाउंसिएशन लेटर्स इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो कि उसमें लिखा होता है। उनकी तरफ से रिनाउंसिएशन आएगी और उसके बाद वो शेयर्स आप किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। इन केस कोई कंपनी का मेंबर उसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो उसको खरीद सकता है। दिस इज हाउ सेल परचेज ऑफ शेयर्स हैपेंस इन कंपनीज। अब मैं आपके क्वेश्चन जरा खोल रहा हूँ, काइंडली बेयर विद मी। अच्छा, अमी हमजा इन्होंने कहा कि द वन हु ओनली इन्वेस्ट एंड बाय शेयर्स एंड डू नॉट वर्क आई थिंक विल बी शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक है, शेयर होल्डर्स कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का जो डिविडेंड है वो लेते हैं, और एंड ऑफ द डे अगर इनको कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता तो अपने शेयर्स को बेच के किसी और जगह पे चले जाते हैं। राना शराज का देयर लाइक ओनर्स बट द ओनरशिप इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है राना। आगे यही इफ्तिखार पूछ रहे हैं, काइंडली रिपीट द बाइंग शेयर्स पार्ट। अच्छा, मैं डिविडेंड की तरफ भी आ रहा हूँ, पहले मैं शेयर को बेचने का खरीदने का तरीका बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं और वो चाहते हैं कि अपने शेयर्स को सेल आउट करें। वो प्रॉपरली एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, CEO कहते हैं उसके नाम, कि जी हमारे पास इतने शेयर्स हैं, हम इन शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, पार्शली या कंप्लीटली बेचना चाह रहे हैं। ये शेयर्स का फोलियो नंबर। अच्छा, शेयर्स को आपने डिटेक्ट कैसे करना है, इसके फोलियो होते हैं, इसके डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। शेयर के बेसिकली वो एक पूरी डॉक्ट्रिन है, वो आपको मैं भी थोड़ी देर तक बताऊंगा। अब होगा ये, वो अपना डिटेल्स बताएगा शेयर्स की। अब होगा ये, फ्रॉम दैट डे CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे जी, वो तमाम शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिख देंगे कि जी ये ऑफर के लिए शेयर आए हैं, आपने खरीदने हैं तो आप इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस करें, नहीं तो आप इनको रिनाउंस करें। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब टाइम होगा 10 दिन का या 15 दिन का। उसमें फिर होगा ये कि आपने उनकी रिनाउंसिएशन करनी होगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कह देंगे ठीक है कोई और बंदा ले ले या बाहर का बंदा ले ले। अगर आपको चाहिए होंगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसकी एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉपरली आपका जो है वो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें आपने वही आपने फॉर्म्स वगैरह, ट्रांसफर डीड्स वगैरह बनानी होती हैं, और एंड ऑफ द डे आपने पैसे बैंक अकाउंट में सबमिट करवा के उसकी रिसीट लगानी है, एंड देन आफ्टर दे विल गिव यू ट्रांसफर डीड्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। इस तरह से चल रहा होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स इन कंपनी। अच्छा, शेयर्स होते किस तरह से हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शेयर्स, एक कंपनी के लाखों रुपए के शेयर्स हैं। अब हो सकता है कि 100 रुपए के 100 शेयर्स हों, 10 रुपए के शेयर्स हों, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। इसे कहते हैं डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। 10 रुपए के शेयर्स हैं, 100 रुपए के शेयर्स हैं, 1000 रुपए के शेयर्स हैं, वो जिस जिस तरह से आपको लग रहा है, आप कंपनी बनाते वक्त आपने उसकी डिनोमिनेशन लिखी है, एज पर योर कन्वीनियंस आप उनको रजिस्टर करते हैं। अच्छा, असद इक़्तिदार ने दोबारा हाथ उठाया हुआ है। जी असद, असद आपने हाथ उठाया हुआ था, रेज योर हैंड। ओके, आई थिंक वो शायद आपने उसको किया नहीं था। सर सर वो सर वो ग्लिच है। आवाज़ आपकी बहुत कट कट के आ रही है। इसका आप टाइप कर सकते हैं, ये टाइप करके भेजें तो आई थिंक आई कैन हेल्प आउट। शफीकुर रहमान इमरानी, जी शफीक भाई। शफीक आपकी आवाज़ नहीं आ रही गालबन। सबसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप क्वेश्चंस लास्ट में करें। इसका फ़ायदा ये है टॉपिक जो स्मूथली कवर हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे आपकी मर्जी है।
चले हम बेसिकली शेयर होल्डर्स के ऊपर आए हुए थे कि शेयर होल्डर्स होते क्या हैं। ये बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी है जो कि कंपनी के ऊपर एक अल्टीमेट कंट्रोल रखते हैं। जैसे ये ताकत का सर चश्मा पाकिस्तान में वो अवाम है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ताकत का सर चश्मा है, ये सब कंट्रोल करेंगे। इन्हीं में से लोग जो है ऊपर जाने हैं। आगे इसके अंदर अच्छा मोइज़ अपना हाथ खड़ा कर रही हैं। मोइज़ आप काइंडली सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपसे 15-20 मिनट आधा घंटा बेशक लग जाए, मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। लेकिन इस वक़्त आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद वेरी फास्ट पेस, इफ इट इज़ ओके फॉर यू गाइज़। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली आपके जो इनको हर मीटिंग के नोटिस रिसीव होंगे। इनके साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शेयर होंगी। ये मीटिंग जो बेसिकली आपकी जिसमें आपने इलेक्शन अपने करने होते हैं, ये उस मीटिंग के अंदर वोट करेंगे। अब होगा ये, इनको डिविडेंड्स मिलेंगे। अब डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड बेसिकली आपकी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जो आपको पैसे आपका हिस्सा बनता है एज़ पर योर शेयर, उसे डिविडेंड हम कहते हैं नॉर्मल ज़बान में। अब इनका ये होगा कि इनके बेसिकली कंपनी के रजिस्टर्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करने की इनको प्रॉपर अथॉरिटी है। जाएँगे, जाके कंपनी के रजिस्टर्स जिसके अंदर आपका शेयर रजिस्टर होता है, बोर्ड रिज़ोल्यूशन रजिस्टर होता है, डायरेक्टर्स रजिस्टर होता है, द सेवरल रजिस्टर्स ऑफ द कंपनीज़। ये उनको जाके शेयर उनको देख सकते हैं। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनको गो थ्रू कर सकते हैं कि कोई कंपनी के अंदर फाइनेंस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या है। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे आर ऑथराइज्ड टू गो एंड टू हैव अ लुक ऑफ इट, ठीक है? अभी लायबिलिटी इनकी जो है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स होती है, लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। लायबिलिटी इनकी किसी दूसरे के शेयर अमाउंट की लायबिलिटी इन पे नहीं होगी। इन्हें अपने शेयर की हद तक जवाब देना है। अगर इनके ऊपर कोई मसला होगा, तो सिर्फ़ उस शेयर की हद तक हो सकता है, उसके अलावा ये लायबल नहीं है। ₹10 के अगर उनके शेयर्स हैं, तो ये ₹20 के लायबल नहीं होंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग जो कि वो मैं आपको उसमें बताया। अब आप इसको अगर एम्प्लीफाई करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक शख्स है, उसने शेयर्स लिए हुए हैं 3 लाख के, ठीक है? अब उस 3 लाख के शेयर्स के एवज़ उसकी लायबिलिटी उसी की हद तक है। कल को कंपनी पे कोई लॉस, कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ चली जाती है, कंपनी के अंदर कोई मामलात ऐसे होते हैं कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप की तरफ चली गई है, तो उनके उस शेयर को ही पकड़ के तो उसी को जो उन्होंने करना है वो करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स रहेगा। शेयर्स के अलावा वो मज़ीद जो है ना वो आपके मतलब दे कैन नॉट मेक यू लायबल बियॉन्ड योर शेयर्स। 9th पे आ जाएँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये बैठ के इलेक्शंस करते हैं हर 3 साल के बाद। इलेक्शंस करेंगे, इसमें आपके डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे, जो कि बेसिकली आपके ऑफिस बेयरर्स हैं। कंपनी को चलाने के लिए ये अफराद होंगे, इन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर आप 2 डायरेक्टर रखते हैं। एसएमसी में 1 डायरेक्टर होता है, प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 1 डायरेक्टर, 1 सीईओ मतलब 2 डायरेक्टर्स और 1 सीईओ। लिमिटेड कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स होते हैं जी, कम से कम 3 साल के लिए होते हैं। या फिर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कह रहे हैं कि जी ये कम के लिए भी हो सकते हैं, तो तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। इनके काम क्या होते हैं, ये कंपनी की सारी पॉलिसीज़ देखते हैं, ये ओवरसाइट करते हैं, ये मेजर ट्रांज़ैक्शंस को अप्रूव करते हैं। ये कंपनी के बेसिकली जिस तरह हमारा एक पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पे हमारे आम लोगों के फैसले होते हैं। तो आप ये समझ लें कि डायरेक्टर्स हमारे एमएनएज़, एमपीएज़ हैं और ये हमारे जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं, उनको रन करने के लिए सारी चीज़ें इन्होंने बोर्ड मीटिंग में करनी होती है और इनका मजमूआ कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक चेयरमैन होता है, जिसको हम सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगली स्लाइड पे आ जाएँ ज़रा। अच्छा, यहाँ पे शफ़ीक मुझसे पूछ रहे हैं, कैन अ कंपनी सीईओ कैंसल a shareholders shares on their own, and is it possible to buy company share without proper identification? नहीं, the short answer is no. The long answer,
आपको सेशन के बाद में दूंगा, इफ इट इज ओके फॉर यू शफीक। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रोल ऑफ सीईओ। अब डायरेक्टर्स मिल के एक सीईओ को अपॉइंट करेंगे। ये सीईओ बेसिकली एक रबर स्टैंप है। असल आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्टर्स हैं। आप लोगों ने मोनार्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, यूके के केस में पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ये रबर स्टैंप है। दीज सीईओज आर रबर स्टैंप। ये देखते हैं, इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इनको सैलरी भी बड़ी ठीक ठाक अच्छी मिलती है। ये बोर्ड डिसीजंस के ऊपर सिग्नेचर्स करते हैं। ये डे टू डे ऑपरेशन के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं। ये कंपनी को थर्ड पार्टी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके पास कोई ख़ास पावर नहीं होती, बिकॉज आपका जो बोर्ड है वो इस सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है और मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड उस तरह से मामला आपके चलते हैं। तो सीईओ साहब जो हैं ये बहुत एक हाई लेवल ऑफिशियल हैं, एक BMW में आते हैं और इनकी एक अच्छी सैलरी होती है, 6 डिजिट 7 डिजिट सैलरी इनकी होगी। इनका कंपनी में टाइम गुजरा होता है। नाउ अक्सर औक़ात होता ये है कि डायरेक्टर्स अक्सर औक़ात थर्ड पर्सन को, जो कंपनी के साथ काफ़ी अरसे से चल रहा है, उसको भी उठा के सीईओ लगा देते हैं। तो सीईओ के लिए आपका शेयर होल्डर होना लाजमी या डायरेक्टर होना लाजमी नहीं है, वो किसी भी बंदे को उठा के लगा देंगे। अगली स्लाइड पे आ जाएं, 11th पे। अच्छा, अदर की ऑफिसर्स। अब कंपनी के अंदर एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, डायरेक्टर्स हो गए। अब डायरेक्टर्स के भी बड़े नाम होते हैं कि जी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर ऑपरेशंस है, ये डायरेक्टर लीगल है, ये डायरेक्टर फाइनेंस है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो वो डायरेक्टर्स की डेजिग्नेशन एज पर देयर स्किल सेट, एज पर देयर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट या एज पर बोर्ड डिसीजन होते हैं। अब कंपनी के अंदर एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कौन होता है? इससे आप कह लें कि जी कंपनी का ऐसा क्लर्क जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठा हुआ है। इसने सारे के सारे कंपनी के काम देखने हैं। स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज होते हैं आजकल, और इसकी बड़ी अच्छी सैलरी होती है। मतलब दिस इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तमाम इसके मामलात जो हैं वो इसके समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव मामलात के लिए अक्सर वक़्त कंपनी सेक्रेटरी को इन्होंने आगे रखा होता है। कंपनी सेक्रेटरी के क्या काम होंगे? इसने बोर्ड मीटिंग अरेंज करनी है, इसने मीटिंग्स के वो मिनट्स लेने हैं, इसने तमाम एग्जीक्यूशंस करनी है, इसने तमाम मामलात जो बोर्ड के हद तक होंगे, इसने उनको लेके आगे चलना है। अक्सर औक़ात कंपनी 4 ये एक ही बंदा होता है। नाउ कंप्लायंस ऑफिसर्स आपके मोस्टली लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कंपनी के इन हाउस काम कर रहे होते हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज को जो है वो देखेंगे, कंपनी उन लॉज को फॉलो कर रही, कंप्लाई कर रही है, उनकी कंप्लाइंस बना के उनकी तमाम मामलात जो हैं वो ये कंप्लाइंस ऑफिसर देख रहे होते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कंपनी सेक्रेटरी साहब ये पब्लिक कंपनीज में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये पब्लिक कंपनीज स्टेट लाइफ हो गई, आपकी बैंक्स वगैरह हो गए, उनके कंपनी सेक्रेटरीज काफ़ी सारे आपको देखने में आएगा। अक्सर उनके जो लेटर्स होते हैं उसमें कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी ये पब्लिक कंपनीज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और एक बड़ी अच्छी वेल पेड अच्छी जॉब है ये हाई पेइंग जॉब होती है। अच्छा, शफीकुर रहमान इमरानी हैज़ रेज़्ड हिज हैंड। शफीक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, ये पूछते हैं कि इफ़ द सीईओ ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ पर्सनल rivalry with someone, can they refuse to sell share to that person? शेयर होल्डर ने अपनी हद तक बेचने, उसके अगर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर आपके लीगल एक्शंस काफ़ी सारे मौजूद हैं। आप सीईओ के एक्शंस के अगेंस्ट इंजंक्शन ले सकते हैं। तो पर्सनल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, आगे इसके अंदर एक और ऑफिसर है जिसको हम कहते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। मोस्टली ये ऑफिसर्स कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्टैट्यूटरी फाइलिंग, कंपनी के अकाउंट्स, इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स मोस्टली आपके या तो बहुत सीनियर जिन्होंने BCom किया होता है और उनका डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर और अपने वो फाइनेंस अकाउंटिंग इन चीज़ों के अंदर, तो वो बेसिकली लोग लगते हैं मोस्टली ACCA CA, ये लोग भी CFO डिफरेंट कंपनीज में लगते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा इन पब्लिक कंपनीज। अगले वाली स्लाइड पे आ जाए ज़रा, कंपनी की मीटिंग्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसमें पूछ लूँगा कि आपको कंपनी का मीटिंग्स का वैसे आइडिया है, आपने पहले अपने लॉ स्कूल के कोर्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, मैं फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली समझाना चाह रहा हूँ। ये थम्स अप, और आप में से कोई एक बंदा मुझे बताए कि हाउ ही अंडरस्टैंड्स द मीटिंग ऑफ कंपनी। नो आइडिया। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग का कंपनी का ये प्रोसीजर ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट के लिए नहीं होता। और पब्लिक कंपनी के लिए फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो कंपलसरी होती है। फर्स्ट मीटिंग आई थिंक कोई टाइम लाइन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और शायद 30 दिन या 2 माह के बाद ही उसका कमेंस पीरियड शुरू होता है। उसमें बैठकर सारी बातों का तयन किया जाता है। यानी आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है और प्राइवेट कंपनीज में वो होती भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल देता हूँ किस चीज़ की। आपके पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, वो एक सेशन को हम मीटिंग समझ लेते हैं। अब मीटिंग क्यों होती है? अंडर द लॉ सेशंस होना हमारे पास, अगर हम जाते हैं पार्लियामेंट वाली साइड पे। अच्छा, कुड बी ड्यू टू डिस्प्यूट और एनी न्यू आइडिया, नहीं नहीं, ये अंडर द लॉ बेसिकली आपके ऊपर इन्फोर्स की जाती हैं मीटिंग्स वगैरह। आप इसको ऐसे समझ लें कि कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एमएनएस एंड एमपीएस हैं, ठीक है, वो बैठेंगे सेशंस के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के तयन करेंगे, डिफरेंट डिसीजंस लेंगे। तो वो जो चीज़ें आपकी होंगी सारी की सारी, वो मीटिंग्स के अंदर होंगी। अब कंपनी मीटिंग क्यों होती है? कंपनी की जो मीटिंग है वो ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस, प्रॉपर गवर्नेंस इन द कंपनी। ट्रांसपेरेंसी क्या है जी? हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही, अकाउंट्स ही, कंपनी के ऑडिट अकाउंट्स हैं, आप इनको देखें। आपको मीटिंग में बुलाने का मकसद ये था कि जी हम लोग बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं। मोर ओवर, हम आके बैठे हैं, हमने मीटिंग शुरू की है, हमने मीटिंग कंप्लीट की है, इसकी एक कंप्लायंस होगी जिसको हमने एज AGM, एज EOGM, ये चीज़ें हमने बेसिकली वो करनी है, वो सब की सब चीज़ें इसके अंदर बतानी है। गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई ऐसी ग्लिच आ रहा है जिसको आपने प्रॉपर गवर्नेंस के थ्रू करना है, आपने प्रॉपर एक पॉलिसी मेकिंग के थ्रू करना है, बुक ऑफ कोड ऑफ गवर्नेंस को आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, वो चीज़ों के लिए मीटिंग्स की जाती हैं। कंपनीज एक्ट इसके अंदर डिटेल में बताया गया कि जी मीटिंग कौन-कौन सी होंगी। एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, और एक होती है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग्स को सेक्शन 157 डील कर रहा है। ये पब्लिक कंपनीज में होती हैं। प्राइवेट कंपनी इसको इतना होल्ड ही नहीं करती, बिकॉज़ पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक का अच्छा खासा पैसा लगा होता है। तो उन्हें दिखाना भी है ना, वो खाता है तो लगाता भी तो है। तो उन्हें ये चीज़ को शो करना होता है। वो क्या करती हैं, वो अपनी मीटिंग्स को प्रॉपर्ली अरेंज करती हैं। इनकी मीटिंग्स बड़े-बड़े होटल्स में, पीसी, आवारी, पार्क लेन, यहाँ पे इनकी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आपको शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि जी कंपनी ने कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, कंपनी की जो ग्रोथ है किस तरह से हो रही है, कंपनी के तमाम फाइनेंशियल्स और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने कवर किए हैं वो सब आ जाते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी 90 डेज या 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट ऑफ बिजनेस उसने करनी ही करनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एजीएम्स ही होती है, मोस्टली वही चल रही होती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स करना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपनी की फॉर्मेशन की डिटेल्स होती हैं, शेयर्स अलॉटमेंट होती हैं कि जितने शेयर्स हमने अलॉट करने हैं, कंपनी को चलाने में शुरू में कितना खर्चा आ रहा है, कंपनी ने किस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी मुझे ये सर्विसेज चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, मैं सर्विसेज को एंगेज करना चाह रही हूँ, कंपनी आपको बताएगा। और कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, वो सब की सब आपके एजेंडे में होती हैं। अच्छा, मीटिंग कॉल करने का तरीका क्या होता है? मीटिंग कॉल करने के लिए सबसे पहले जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं जी, ये सबसे पहले आपको नोटिस इशू करते हैं कि जी इस तारीख को फलानी जगह पे कंपनी के मामलात हैं, ये एजेंडा है, आपने इस तारीख को आना है, एंड वी विल हैव अ मीटिंग। ये हर एक बंदे को जाएगा बाय पोस्ट, और वो उस डेजिग्नेटेड डेट पे आएगा, जो एजेंडा लिखा होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा इन डिटेल,
and then after things will move in the compliance of statutory meeting. अब इसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है कंपनी की, वो बेसिकली आपने जो है वो एवरी मेंबर एटलीस्ट 21 दिन पहले इसको नोटिस देना चाहिए कि जी आपने 21 दिन पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 21 तारीख को आना है, मुझे यकम को नोटिस मिलेगा कि जी आपने 21 को पीसी होटल में XYZ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसकी मीटिंग में आना है, आप शेयर होल्डर हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है, और इस नोटिस को आप प्रॉपर्ली रजिस्टर में एंटर करते हैं और उसके अलावा इसकी एक कॉपी विद द कंसर्न्ड कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपने इलाके में वहां पे इसको फाइल भी करते हैं, या आप इसको ऑनलाइन फाइल करते थे। 12 पे आ जाएं, 12 स्लाइड पे। नाउ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, नाम से जाहिर है एनुअल सालाना, जनरल अमूमी सी मीटिंग। अब बेसिकली होता क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मोस्टली, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मोस्टली, उनके अंदर जो है ना ये पब्लिक में तो शायद ज़्यादा होता होगा लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ही कम होते हैं। होता ये है कि जी 30 जून के विद इन 120 डेज के अंदर अंदर उन्होंने अपनी AGM करनी है, उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को बुलवाना है। प्राइवेट कंपनीज बेसिकली इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसको हर साल कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने शो करना है कि जी हमने इतने इतने मामला अपने जो है बेहतर किए हैं, दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, हमारे फाइनेंसिस ग्रो किए हैं, कम हुए हैं। कोई ऑडिटर नोट आ जाता है उसके अंदर, ऑडिटर की क्वालिफाइड ओपिनियन इसके अंदर आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग AGM के अंदर आपको बताया जाता है। इस AGM के बेसिकली कंप्लायंस अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट होती है। पब्लिक कंपनीज मैंडेटरी है उनके लिए, उन्होंने हर साल इसके कंप्लायंस फाइल करनी है। अब इसका फॉर्म जाता होता है, आप में से कोई बता सकता है जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस अभी किसी के साथ कर रहे हो या किसी को थोड़ा सा आइडिया हो कि वो कौन सा फॉर्म है कंपनी का जो AGM को रिप्रेजेंट करता है और SCCP के साथ फाइल होता है? आप में से कोई बता सकते हैं? So it's called Form A. फॉर्म ए बेसिकली आपकी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कंपनी की AGM डेट होती है, फॉर्म प्रिपरेशन डेट होती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट क्या है, कंपनी का CEO कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कितनी शेयर होल्डिंग है, कंपनी का लीगल एडवाइजर कौन है, कंपनी का CFO कौन है, कंपनी के जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है, किस तारीख को शेयर होल्डिंग हुई थी और किस तारीख को ये फॉर्म बनाया गया है। ये सब चीज़ें AGM की फॉर्म ए में होती हैं। अब ये बेसिकली आपकी जो फर्स्ट AGM में विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज करती हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं करती। ये बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि जी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएं, शेयर होल्डर को बताएं कि जी ये हमारे मतलब के रिस्क है, ये हमारे स्टेक्स, हमने ये अचीव किया है, ये अचीव नहीं किया। ये बेसिकली इसके अंदर बताना होता है। बस उसमें ये समझ लें कि फॉलोअप मीटिंग है आपकी, लेकिन अंडर द लॉ करनी होती है। 21 दिन का नोटिस इसमें होता है। आपने AGM के अंदर अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रूफ करना होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स कि जी इतने हमें प्रॉफिट हुआ है और हमने इतना इतना डिविडेंड हर एक शेयर होल्डर को उसके शेयर होल्डिंग के बस देना है। डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, वो जो इलेक्शंस होंगे वो मोस्टली उसमें होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उनकी रेम्युनरेशन, CFO, CEO, लीगल एडवाइजर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। अगली स्लाइड पेज 13 में। अब EOGM, अब इसके नाम से ही जाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इसका मकसद क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कॉल करते हैं? एग्जैक्टली हंगामी इजलास इसे हम कहते हैं। हंगामी इजलास में क्या होता है, इसमें AGM आपकी दूर है। अब आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है कोई डायरेक्टर उसकी कोई ऐसी एम्बेजलमेंट सामने आ गई हो, कोई फाइड्यूशियरी रिलेशन उसका ब्रेक किया हो किसी डायरेक्टर ने, कोई ऐसा आपका इंटरेस्ट जो कि फटाफट मतलब जिसे कह लें इसमें आपको इररिपरेबल लॉस हो ना हो, तो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करते हैं। ये अर्जेंट मैटर के लिए कॉल की जाती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके वो कॉल करेंगे और
इसके अंदर जो वोटिंग राइट्स है एटलीस्ट आपके पास 10% होना चाहिए कंपनी की शेयर होल्डिंग का, तब आप इसके अंदर वोट कास्ट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली आपका कोरम ही 10% का बेसिकली होता है, क्योंकि इसमें अर्जेंट हमने डिसीजंस लेने हैं। 21 दिन का नोटिस है। अब आपके मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो इसमें होते हैं। आपकी स्पेशल रेज़ोल्यूशंस इसके अंदर पास होती हैं। आपके डायरेक्टर को रिमूव करना, इम्पीच करना, वो तमाम मामलात इसके अंदर से देखे जाते हैं। अगले पे आ जाएँ 14th वाली स्लाइड पे। मीर 14th वाली स्लाइड पे काइंडली आ जाएँ। बोर्ड मीटिंग, बेसिकली एवरी कंपनी वेदर इट्स अ पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो इसको मतलब कि वो कर रही होती है बोर्ड मीटिंग्स को। अब इसके अंदर आपके पास, अच्छा ये शफ़ीकुर रहमान पूछ रहे हैं कि मर्जर एंड रिस्ट्रक्चरिंग, इसको हम बाद में ना बताएँ, एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि मर्जर और रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। अभी मैंने आपको अमैल्गमेशन और दूसरी चीज़ें भी बतानी है, तो उसके अंदर ही मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। शफ़ीक, इफ यू अलाउ मी। थैंक यू शफ़ीक। फ्रीक्वेंसी इसकी फर्स्ट मीटिंग आपकी 30 डेज़, विदिन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी। उसके बाद फिर वन्स एवरी क्वार्टर, हर मतलब साल में 4 दफ़ा होगी। मतलब पहला क्वार्टर पहली बोर्ड मीटिंग, दूसरा क्वार्टर दूसरी बोर्ड मीटिंग, तीसरा क्वार्टर तीसरी बोर्ड मीटिंग एंड फोर्थ वन फोर्थ। इसमें सिर्फ डायरेक्टर्स बैठते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। 7 दिन का नोटिस होता है। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहा है इससे कम या ज़्यादा का, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपका बेसिकली 1/3 इसके अंदर होता है क्वोरम। डायरेक्टर्स इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये देख लें कि 1/3 हो या 2 डायरेक्टर्स हों या व्हिचएवर इज़ हायर, ये इसका क्वोरम है। इसमें बिज़नेस डिस्कस किया जाता है, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। इसमें मेजर चीज़ कोई नहीं होगी, इसमें छोटी-छोटी माइनर चीज़ें ही होंगी। इसमें बजट अप्रूव होगा, पॉलिसी वगैरह आपकी जो है वो डिज़ाइन होगी। अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको जो है वो दूर किया जाएगा, बिज़नेस डिस्कस किया जाएगा। इश्यूएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इसके अंदर देखा जाएगा कि जी इतना फर्दर हमने शेयर इश्यू करने हैं, तो उसको किस तरीके से हमने करना है और हमने डिबेंचर होल्डर्स के साथ किस तरह के मामलात करने हैं। ये इसमें देखा जाता है। इसमें अक्सर का डेबिट्स निकला ना डिबेंचर, तो दैट इज़ अ लोन टुवर्ड्स द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर को किस तरह से देखा जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स का बाय द वे फर्स्ट राइट होता है जब कंपनी आपकी डिसॉल्व हो रही हो या कंपनी आपकी वाइंड अप हो रही है, तो ये इनका पहला राइट होगा एट एवरी एसेट ऑफ द कंपनी। ये सबसे पहले अपना आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप शेयर होल्डर्स क्लियर होते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें आपके अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, जिसमें आपके पास लीगल एडवाइज़र आ जाता है, आपका सीएफओ आ जाता है, अदर पर्सन्स, वो बेसिकली इसके अंदर इस बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड होते हैं। कोई इतना बड़ा इसके अंदर ख़ास डिसीजन नहीं होता। नॉर्मली जो जिसे कहते हैं ना कि जस्ट टू सी एवरीवन फेस, वो ये कॉल करते हैं, वरना इसका ख़ास कोई काम नहीं होता। 15th पे आ जाएँ ज़रा। अच्छा, अब हुआ ये कि कंपनी की कोई एज़ सच लीगल उसे कह लें कि जी अपना एक्शन या कोई कॉज़ ऑफ एक्शन अकर हुई। क्या कंपनी की कोई किसी के साथ कोई रौला या कोई डिस्प्यूट हो सकता है? नाउ दे आर डिनाइंग मी, तो उसे कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, वन थिंग। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं सर एनी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग इन कंपनी, आपने डिस्पैच करना है एंड देन आफ्टर वो उस डेज़िग्नेटेड डे पे आप आ जाते हैं। उसमें थ्रू प्रॉक्सी भी आपकी अटेंडेंस हो जाती है। क्योंकि आपका बेसिकली बोर्ड मीटिंग है, उसमें 2 बंदे बेशक काफ़ी हों, वो कंपनी के जो की मैटर्स होते हैं, जो कि डे टू डे बेसिस पे चलने होते हैं। तो उस तरह से उनको लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अभी कंपनी की स्टेप चलते हैं। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है? अब होता ये है कि कंपनी के अंदर डेलिबरेटली और मिस्टेकनली मेरी एंट्री नहीं कर रहे कहीं पे एज़ अ शेयर होल्डर,
मुझे एज अ डायरेक्टर नहीं रख रहे। मैं हालांकि मेरे सारे मामला उस तरह से क्लियर हैं, मैं कंपनी के अंदर वर्किंग भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा मसला बनता है तो होगा ये कि आपको एक हेयर एंड डिटरमिन करवाने की, आपको प्रॉपर्ली एजुकेट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका रेटिफिकेशन का केस बनता है, रेटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। लेट इट बी द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, लेट इट बी द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, लेट इट बी रजिस्टर ऑफ ईच एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आप उसकी रेटिफिकेशन का केस फाइल करते हैं। आई डू हैव ड्राफ्ट्स फॉर रेटिफिकेशन केस। इन एंड इफ समवन आस्क्ड मी, किसी को अगर चाहिए उन ड्राफ्ट्स में से, उन केसेस के, आई कैन सेंड हैप्पीली सेंड यू ऑल दोस ड्राफ्ट्स। होगा ये। अच्छा, दानियाल साकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी दानियाल। सर आपने ड्राफ्ट्स की बात की, आपने कल भी सेशन में कहा था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि हम आपको अप्रोच कैसे करें? आप मेरे लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर दें। मेरी लॉ फर्म का नाम है फर्जिल लॉ, दैट इज क्वाइट फेमस ऑन लिंक्डइन। आप फर्जिल FARZIL, लेट मी टाइप दिस फॉर यू गाइस, ताकि आप मुझे इजीली सर्च भी कर सकें, आपको श्योर सर, ड्राफ्ट श्योर। वगैरह भी शेयर कर दूं। एनीवन, किसी को भी अगर ड्राफ्ट वगैरह चाहिए, you can reach me out. I will be more than happy to share those resources with you guys. सर जो साउंड का इशू है वो पूरे पाकिस्तान में सर्विस डाउन है। बस फिर वो इशू आ रहा है, वो शार्क वाला मसला आ रहा है। हाँ सो रेटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का बेसिकली मैंने आपको बताया था, आपने उस रजिस्टर को जिसमें आपकी स्पेसिफिक प्लेसमेंट होनी चाहिए, आपने उसको रेटिफाई करवाना है, आपने हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, आपने एससीसीपी के अगेंस्ट जाना है, एससीसीपी को एज अ रिस्पोंडेंट रखना है, एंड यू फाइल योर केस इफ देयर इज एनी रीजनेबल ग्राउंड्स के, अगर वो उन्होंने आपको जानबूझ के या मिस्टेकनली एंटर नहीं किया, या आपको एससीसीपी रिफ्यूज कर देता है कि जी हम इसकी कंप्लायंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गो टू हाई कोर्ट फॉर रेटिफिकेशन, तब आप इसके लिए जाते हैं। दूसरा है वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप क्या होती है? मैंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया, सो दिस इज द सेम थिंग। वाइंडिंग अप के लिए अगर आप अच्छा, होता पता है क्या है वाइंडिंग अप का? बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। आप खुद भी बैठ के कर सकते हैं और वो रजिस्ट्रार वाइंडिंग अप को प्रोसीड कर सकता है। दूसरा वे ये है कि मैं किसी कंपनी का क्रेडिटर हूँ, या मैं कंपनी का ऐसा मेंबर हूँ जिसने कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन दिया हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी की हुई है, मेरी बात नहीं मान रहे लोग, या मैं कंपनी का कोई क्लाइंट हूँ, कोई कस्टमर हूँ जिसको कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। ऐसी सूरत हाल में हम कंपनी को वाइंड अप करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं। वाइंडिंग अप ऐसे आप समझ लें कि कंपनी को फांसी लग जाना, ये वो चीज़ होती है। वाइंडिंग अप पिटीशंस होती हैं, कंपनी की वाइंडिंग अप की जब पिटीशन करते हैं तो हाई कोर्ट पहले प्रॉपर्ली सुनता है। एंड ऑफ द डे एससीसीबी का ऑफिसर एज अ इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर देता है, जो कि देखता है आइदर कोई इश्यूज हैं या नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अगर कंपनी के एसेट्स बेच के कंपनी बच जाती है, वेल एंड गुड, नहीं तो कंपनी को पक्का पक्का वाइंड अप कर दिया जाता है। और वो वाइंडिंग अप ऐसा समझने के, वो आपको मैंने बताया कि हैंगिंग समवन फॉर गुड, ये उसके अंदर आ जाता है। ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। अच्छा, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट में होता ही है, एक ग्रुप कंपनी का, आपकी कंपनी के अंदर जाहिर बात है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होंगे, उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी, बोर्ड में बैठे होंगे। मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी को हमेशा जो है ना ऑप्रेस करेंगे, ऑप्रेस करने के बाद वो मिस मैनेजमेंट भी करेंगे। ऐसी सूरत हाल में भी आप हाई कोर्ट को पिटिशन फाइल करके इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जिन्होंने ये ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट किए, जिसके नतीजे में ये फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, ये गलत डिसीजंस हुए हैं, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल के स्कोप से बाहर बात जा रही है, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट का मसला हुआ है। तो डिक्लेयर किया जाए कि जी ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट है, और फर्दर एक्शंस के ऊपर इंजंक्शन आ जाए अनलेस एंड अनटिल ये केस डिसाइड हो।
ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर आपके शेयर होल्डर्स, आपके डायरेक्टर्स, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इन दोनों की बेसिस के ऊपर जो है वो कोर्ट मैटर को देखती है और इसमें इंजंक्शंस बहुत मज़े की इजीली मिल जाती हैं। इन माय केस आई टुक इंजंक्शन ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। कंपनी के ऑपरेशंस पे मैंने इंजंक्शन ले ली थी, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के एम्बिट में आके, एंड हाई कोर्ट्स इसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको इंजंक्शन दे भी देती हैं। मज़े की बात ये। सो ये बड़े मज़े की पिटिशन है। मेरी फेवरेट जो है वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट वाली। थर्डली, अब अमेलगमेशन और मर्जर, आपने सुना होगा जी, मर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग, अमेलगमेशन, ये अब वो होगा इसमें इस तरह से। दे आर टू एंटिटीज, दोनों मिक्स कर जाती हैं। आप में से केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी सब लोगों ने। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है कि अमेलगमेशन का, दो डिफरेंट कंपाउंड्स अमेलगमेट करते हैं और एक न्यू एंटिटी बनाते हैं। अब उसके अंदर एक अपनी एंटिटी खत्म करेगी और एक जो है अपनी एंटिटी को बरकरार रखेगी। इसे कहेंगे जी अमेलगमेशन। मर्जर क्या होगा? दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैज एंड वारिद। ये एक दूसरे की शेयर होल्डिंग को पहले एक्वायर करेंगे और ये मर्ज हो जाएंगे। अब अमेलगमेशन और मर्जर के लिए भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। इसके अंदर प्रॉपर्ली एक पिटिशन बनेगी। पिटिशन के अंदर आपने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास करवानी है स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, दोनों तरफ, ए कंपनी में भी, बी कंपनी में भी, और एंड ऑफ द डे ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। मर्जिंग के बाद अक्सर औकात आपके पास दोनों का नाम होगा या तो आपके पास किसी एक का नाम होगा। अब होता पता है क्या है? अब इसमें मर्जर और रिस्ट्रक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि वो एक बहुत लंबा टॉपिक है। उस पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। होगा इसमें ये, जब दोनों मर्ज हो गए, अब उसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग होगी। मेरा जो है वो बिज़नेस क्या होगा, मेरे जो है अपना वो गोल्स क्या होंगे, दूसरी कंपनी मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, शेयर स्वैप कितना होगा, इस शेयर स्वैप रेशियो के बाद आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं, प्रॉफिट रेशियोज, डिविडेंड, हर एक चीज़ को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। उसमें आप ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है और इसके मिलियंस एंड बिलियंस लेती है। कुछ फर्म करती ही सिर्फ यही काम है और वो जो है अच्छा खासा उनका जो है वो कहने के रेवेन्यू सिर्फ मर्जर, अमलगमेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशंस उधर से निकलता होता है। क्लास एक्शन सूट्स, ये भी क्लास एक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि कंपनी है उसके अगेंस्ट डिफरेंट सूट्स आ जाते हैं हाई कोर्ट में फॉर देयर मिसमैनेजमेंट। उसके अलावा उनके कोई ऐसे मामला होते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट वो सेल करें जो कि अंडर द लॉ ठीक नहीं है, वो एक क्लास एक्शन बन जाता है। वो क्लास एक्शन बेसिकली आपका जो है वो 286 ए के अंडर होता है। वो कुछ भी हो सकता है। इट मस्ट बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कंपनीज एक्ट, any right infringed by anyone which is given by company act, तो उसके अंदर आप क्लास एक्शन सूट फाइल करते हैं। और इसमें एक सूट नहीं, इसमें काफ़ी सारे सूट्स होते हैं। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोग कंपनी के अगेंस्ट डिफरेंट सूट लेके आते हैं और कंपनी उन लोगों के अगेंस्ट अपने काउंटर क्लेम्स लेके आती हैं। तो वो क्लास एक्शन सूट्स वगैरह उसकी एम्बिट में फॉल करेगा। 16 पे आ जाए ज़रा। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? मुझे आपने बताना है साथ साथ कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड, मतलब आप उससे कर रहे हैं। जी सर, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो 11:30 बजे तक का है। मैं वो समझ गई। मेरी स्लाइड्स गालबन 25 तक होंगी, 20 से 25 स्लाइड्स होंगी मेरी। वाइंडिंग अप, अब बेसिकली वाइंडिंग अप क्या है? ये एक पिटिशन है, ये एक रेजोल्यूशन है। दो तरीके से बेसिकली होती है ये। हम बेसिकली इसका कोर्ट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कोर्ट में कैसे वाइंडिंग अप चलती है। एक कंपनी है, वो अपने डेट्स नहीं पे कर सकती। अब डेट्स कैसे क्रिएट होंगे? एक कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी है, एक कंपनी का क्रेडिटर भी है, या कंपनी का अपना ऐसा मेंबर जिसने कंपनी को क्रेडिट दिया हो, उसने कंपनी को लोन दिया हो, तो वो कहलाता है जी कंपनी का क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर। वो कंपनी के अगेंस्ट एक केस फाइल करेगा कि कंपनी अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, अपने डेट्स हैं, वो पे नहीं कर रही। तो कंपनी को बेच के औने पौने जो भी कुछ बचता है वो आप लेके तो क्रेडिटर को
सेटिस्फाई करें, एक तो ये है। सेकेंडली स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी कह रही है कि जी हम अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वाइंडिंग अप की तरफ आती हैं। ऐसी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स जिसके अंदर आप ये समझ लें कि आपकी इनएबिलिटी ऑफ डेट्स या आपकी स्पेशल उसके अलावा कोई भी ग्राउंड होती है एक्स वाई जी, वो उसके लिए भी आप जो है ना इसको इंक्लूड करते हुए आप वाइंडिंग अप में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग उसके पास है। अब होता ये है कि कंपनी के उस डायरेक्टर ने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कि वो कहता है कि जी मैं चाहता हूँ कि ये बिजनेस खत्म हो जाए, क्योंकि मैं एक नई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ एक नए विजन के साथ। जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स का मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। वो क्या होगा, चेक करेंगे कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कंपनी अपने तमाम कंप्लायंसेस का ही है, ठीक है, वेल एंड गुड, और इसको वाइंडिंग अप के लिए फिर वो प्रॉपर्ली प्रोसीड आउट कर देते हैं। इसमें फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेशन जब होती है इनकी तो उसमें लिक्विडेटर्स अपॉइंट होते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट होते हैं। और इसका स्टार्ट कैसे होता है, आपने कंपनी की एक पिटिशन ड्राफ्ट करनी है अंडर सेक्शन 297, वो जो भी आपकी उसके अंदर फॉल कर रही है कि कंपनी के डेट्स नहीं पे कर सकी कंपनी, कोई और रीज़न है उसके अंदर, वो सारे के सारे आपने ग्राउंड्स मेंशन करने हैं, जिस तरह आप एक हाई कोर्ट की रेट बनाते हैं। उसके साथ कंपनी के आपने क्रेडेंशियल्स अटैच करके, आपने कंपनी की बैलेंस शीट अटैच करके, आपने उसका एक केस फाइल कर देना बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस पे कॉग्निजेंस लेने के बाद, उसको सुनने के बाद एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर देगी एससीसीपी का, जो कि आके इन्वेस्टिगेट करेगा कि वाक़ई में ये जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। वैसे कोर्ट्स आर वेरी रिलक्टेंट, वो वाइंडिंग अप की तरफ जब इनेबिलिटी ऑफ पेइंग डेट्स होती है, उसमें कंपनी को वाइंड अप करने की तरफ नहीं जाती। बहरहाल एनी हाउ अगर वो अप्रोच कर ले, वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स के जी कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर सकती तो उसको बेच दिया जाए। इसके असासे हैं, लेट इट बी उसका बैंक अकाउंट है, उसकी ज़मीन है, उसकी मशीनरी है, उसके फिक्सचर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या होगा, कंपनी उसको जो है वो अपना इन्वेस्टिगेटर उसकी रिपोर्ट बनाएगा, एंड आफ्टर दे विल अपॉइंट अ लिक्विडेटर, वो लिक्विडेटर उस सारी कंपनी के एसेट्स को बेचेगा। कंपनी के जितने भी केसेस वगैरह होंगे, वो फाइल करके, कंपनी की क्लेम सेटिस्फाई करके, या तो कंपनी को इंसॉल्वेंट करवाया जाएगा, या तो कंपनी को प्रॉपर्ली लिक्विडेट करवाया जाएगा। कंपनी बिल्कुल उसके तमाम जैसे कह लें कि दैट विल बी इनटू डस्ट, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना कंपनी का नाम होगा, ना कंपनी के एसेट्स होंगे, बिजनेस ऐसे होगा जैसे सिर से था ही नहीं, सिर्फ उसका नाम ही जिंदा रहेगा, बाकी कोई चीज़ उसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। वाइंडिंग अप में इस तरह की सिचुएशन होती है। इसके अंदर या तो आपका क्रेडिटर फाइल कर सकता है, या कंपनी खुद फाइल कर सकती है अपनी वाइंडिंग अप, या एससीसीपी का आपका जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो कर सकता है इसके अंदर बिफोर हाई कोर्ट पिटिशन, और इसके अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेटर पॉइंट होते हैं। अगली स्लाइड पे आ जाए जरा। अमलगमेशन एंड मर्जर मैं आपको पहले बता दिया इसमें क्या होता है। इसमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है, दो कंपनीज मिलना चाहती हैं, मिल के एक नई कंपनी बनाना चाहती हैं, या अपनी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेटली मेंटेन करना चाहती हैं। इसमें सबसे पहले आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, इसमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का ड्राफ्ट पास होगा, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे दोनों कंपनीज के, कोर्ट पिटिशन होगी, कोर्ट इसके अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन लेगा जिसमें शेयर स्वैप रेशियो हो जाती है, उनकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी और उनकी एक एंटिटी बन जाएगी। आफ्टर कोर्ट ऑर्डर्स आप वो ऑर्डर्स एससीसीपी के पास, कंसर्न रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे, वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और एक आपकी कंपनी मर्जिंग फॉर्म में आ जाएगी। इसके मकसद क्या होते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपके ऑपरेशनल जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो एड्रेस होते हैं, आपके अक्सर औकात कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बिल्कुल स्टक हुए होते हैं और उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट सेटअप चाहिए होता है, वो मिल जाती है। ये 290 279 से ऑनवर्ड्स इसके सारे सेक्शंस चल रहे हैं। अगले वाले पे आ जाएँ, अगली स्लाइड पे मीर। नोटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स मैं आपको पहले बता दिया है कि इसमें बेसिकली शेयर होल्डर का रिकॉर्ड अगर वो मिस हो जाता है डेलिबरेटली और मिस्टेकनली, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है ये फाइल की जाती है हाई कोर्ट में। इसमें एंट्री करेक्ट की जाती है, इसमें अगर कोई कॉम्पनसेशन है वो ली जाती है, कोई कॉस्ट आपने
कर की हैं वो आ जाती हैं, ये इसकी अथॉरिटी हाई कोर्ट और एससीसीपी दोनों है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर रेटिफिकेशन की पिटिशंस जाती हैं, मोस्टली ये होता है। वरना तो नॉर्मली केसेस में आप रिवीजन करते हैं फॉर्म की, तो वो भी इसी के अंदर काउंट होता है, रेटिफाई अगर वो आपको रजिस्ट्रार कंसर्न परमिशन दे दे तब। अगली स्लाइड पे आ जाए ज़रा। अच्छा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। आगे आ जाएँ। क्लास सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। आगे आ जाएँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक एक्ट है। उस एक्ट के अंडर आपने जो है वो देखना है कि जी कंपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, एससीसीपी किस तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहले आपके पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जी, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ कंपनीज, इंश्योरिंग कंप्लायंसेस, सुपरवाइजिंग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, इन्फोर्सिंग रेलेवेंट लॉज एंड रूल्स। इसमें कोई वो उस तरह का रॉकेट साइंस नहीं, आपको मैंने कल भी पढ़ा दिया था, तो आई थिंक आप सबको आपके माइंड में होगा कि करती क्या है एससीसीपी। 20 सेकंड पे आ जाए जरा। एससीसीपी के अपने रूल्स हैं, अपने इसके रेगुलेशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है। इसके आपको पर्पस सारे के सारे मैंने बता दिए कि जी प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसको मेंटेन रखती है, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस को देखती है, ये कोशिश करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके प्रॉपर्ली चीज़ों को मतलब कि उनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पे कोई मतलब उनसे फ्रॉड नहीं हो रहा, उनके इंटरेस्ट सेव हैं। 24th पे आ जाएँ। एससीसीपी के साथ कंप्लायंस मैंडेटरी है। आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनका एक पूरा कोड है जिसके अंदर बताया हुआ है कि जी आपने कंपनी को किस तरह से लेके चलना है, गवर्न किस तरह से करना है, आपके डायरेक्टर्स किस तरह से होंगे, आपके ऑडिट्स किस तरह से होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स किस तरह से होंगे, आपके तमाम मामलात इन उनको कैसे लेके चलना है। और आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई कंपनी अपना कंप्लायंस प्रॉपर्ली नहीं करी तो उसको किस तरह से पेनलाइज़ करना है, सब मैटर्स इनके पास होते हैं। इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरसाइट बेसिकली उस एम्बेड के अंदर आ जाता है। 25th पे आ जाएँ। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ डॉक्ट्रिन्स थी, ये मैंने आपको इतना सब बता दिया हुआ है। मार्केट ओवरसाइट, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अब आगे आ जाए ज़रा, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन्स थी, वो मैंने आपको लाज़मी बतानी थी, बिकॉज़ वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकती हैं इन कंपनीज़ मैटर्स। ये कार्बन 26 में है। अच्छा, एक इसके अंदर डॉक्ट्रिन है, इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ, अच्छा ये वापस आ जाए ज़रा इस पे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। Company is a separate legal entity or personality different from its members, has its own seal and has a liability to be sued and a right to sue someone. ये इसे कहते हैं जी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये अलग है। इसका केस लॉ मैंने सलमान वर्सेस सलमान लिख दिया, आप लोगों ने अपने लॉ स्कूल में ये कोर्स में पढ़ा होगा। बड़ा बेसिक सा केस लॉ है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरेस आपको पहले बता दी थी। इंडोर मैनेजमेंट वाला भी आपने पढ़ा होगा। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर के जो मामलात है ना, वो कैसे चल रहे हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि अंदर जो मर्जी चल रहा हो, इट शैल बी डीम्ड एंड अज्यूम्ड कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो रहे, मतलब इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रॉपर्ली फॉलो हुआ है। दैट इज कॉल्ड इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन। अब इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। अब इसमें होता ये है कि नो प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फॉर्जरी। अगर कोई फॉर्जरी होती है तो ये नहीं कहा जाएगा कंपनी ने खुद की है, अंदर स्पेसिफिक बंदे जिसने की है उसको पकड़ा जाएगा। लैक ऑफ अथॉरिटी है। व्हेन आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, उस केस में इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं की जाएगी, बाकी हर केस में इंडोर मैनेजमेंट को फॉलो किया जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगले वाले पे आ जाए सर। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। अब कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी माइंड और अपनी विल के साथ
काम करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी अपने डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को। डॉक्ट्रिन ऑफ अपरेंट अथॉरिटी, अब अपरेंट अथॉरिटी किसके पास है? जो बंदा आपके सामने मौजूद है, उसके पास वो अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ अपरेंट अथॉरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो जो चीज़ें इम्प्लाइड हुई होंगी, एओए के अंदर लिखी होंगी, अगर वो सबमिट में आता है तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज अ कंपनी ऑफिसर कैन बी लायबल एज सच। डॉक्ट्रिन ऑफ estoppel, company cannot deny representation, it allowed third party rely upon, कि कंपनी ने अगर कोई चीज कही है तो उस पे स्टॉपल का इतलाक होगा। 28 पे आ जाए जरा। अच्छा, इसमें मेजोरिटी रूल आपको पता चल गया होगा कि जी मेजोरिटी से अथॉरिटी, अगर ज्यादा बंदे कह रहे होंगे किसी चीज में तो उस फेवर में रूल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, अब जो आपकी मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस नहीं कर सकती और अब्यूज ऑफ पावर कमिट नहीं कर सकती। ठीक है, अब राइट टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रांजैक्शन बिफोर इट्स कंप्लीटेड, ये भी एक डॉक्ट्रिन है लोकस पोटेंशियल, कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ कंपनी का तो उस एक्ट या उस ट्रांजैक्शन से वो कभी भी विड्रॉ कर सकती है। इंडो डेमोक्रेसी, दैट इज वेरी इक्वल टू इंडो मैनेजमेंट, कोर्ट डू नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स एंड ऑफ द मैनेजमेंट, वो जो इंडोर आप कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और इसके अंदर बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, आपने कॉर्पोरेट वेल सुना होगा वर्ड, आप में से कॉर्पोरेट वेल किसी बंदे ने सुना हुआ है? किसी ने अगर सुना हो तो उसको क्या लगता है ये सुन के कॉर्पोरेट वेल क्या है? नो वन? मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्पोरेट वेल बेसिकली अगर कंपनी के अंदर बैठे हुए शेयर होल्डर्स कोई फ्रॉड, टैक्स एवेजन या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है, तो कंपनी एज अ होल उसका लायबल नहीं होगी, वो स्पेसिफिक पर्सन्स उस चीज के लायबल होंगे। 29 पे आ जाए जरा। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड फिड्यूशियरी ड्यूटीज, अब आपके कैपिटल मेंटेनेंस है, कंपनी कैन नॉट रिटर्न शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर एक्सेप्ट इन ए लीगल वेज, मतलब ऐसे नहीं कोई बंदा आया है उसने कंपनी का शेयर होल्डिंग ले लिया और बाद में कही जी मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो कंपनी हाथ में पैसे पकड़ाएगी, ऐसा नहीं होगा। कंपनी प्रॉपरली इसकी कंप्लाइंस करेगी, एससीसीपी में प्रॉपरली रिसीट डॉक्यूमेंटेशन बनेगी और उस बंदे को लीगल वे में पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कंपनी कहेगी कि जी ठीक है तुम हमारे से इतने किलो जो है वो अपना सोना ले लो और बाकी विल मैनेज द थिंग्स। आगे है जी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी, डायरेक्टर मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेंट फॉर द कंपनी। ये डॉक्ट्रिन्स थी, ये जनरल जुरिस्प्रूडेंस है जो कि आपको डिफरेंट सिनारियोज में समझ आएगी और आप इसको यूज भी करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप में से जिसने क्वेश्चंस करने हैं वो मुझे बताते जाएं, मैं उसको आंसर करता जाऊंगा। अब्दुल करीम, व्हाट आर साइंस ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप एंड रनिंग अवे सिंस, अच्छा इसका वैसे कोई साइन नहीं है। कंपनी अगर फ्रॉड करी होगी तो अपनी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करेगी, अपने अकाउंट्स वगैरह वो नहीं करेगी अब फाइल बिफोर एससीसीपी, या फिर अपनी कमिटमेंट में आपको शेडी नजर आ रहा होगा, वहां से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कंपनी इज नॉट रिलायबल। वैसे भी आपको कंपनी का जब जाके कंप्लाइंस चेक करेंगे, आपको बंदों का नाम देख के जो डायरेक्टर्स होंगे पता चल जाएगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के पता चल जाएगा कंपनी के क्या इश्यूज हैं। अच्छा, शफीकुर रहमान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सफदर रहमान कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप में से कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। अच्छा, शफीकुर रहमान इमरानी काफी देर से किया हुआ है, आप काइंडली पूछें। ठीक है, अच्छा मोइज तरीन आप पूछना चाहे थे कुछ? जी, आपको मॉडरेटर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा। आलिया नूर, सर हाउ आर डिजिटल सिग्नेचर्स हैव टू यूज इन एससीसीपी एज, अच्छा ई सर्विसेज में बेसिकली आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए एक पिन जनरेट होकर मिलती है, वो पिन आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा। आप वो यूज करके अपना जो लॉगिन होगा, आपके जो एक्शन होंगे उनको कंफर्म करेंगे।
तो वो पिन इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर्स। हारून कह रहे हैं कॉर्पोरेट वेल की एग्जांपल दे। कॉर्पोरेट वेल की एग्जांपल यही है, एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड ईडन प्रॉपर्टीज, दैट वाज प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर उसका जो सीईओ था, जो डायरेक्टर था, बाद में सीईओ बन गया, उसने फ्रॉड किया था। तो कंपनी एज अ होल उसको नहीं पकड़ा गया था नैब में, उस बंदे को पकड़ा गया था जिस बंदे ने पैसे लेके तो राय फरार इख्तियार कर ली थी। असद इक़्तिदार जी, असद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी स्क्रूटनी कैसे की जा सकती है विद इन द कंपनी, कि आइदर दे आर बीइंग फ्रॉडलेंट और ऑनेस्ट विद द कंपनी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं हो रहा। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं इस तरह से समझाऊं कि कंपनी के डायरेक्टर्स को किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है कि वो आपके साथ ज्यादती ना करें, ऐसा ही है? यस सर, पावर अब्यूज ना हो। पावर अब्यूज ना हो। अच्छा, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये बहुत मजे का एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट पीपल का। काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। अब जाहिर बात है, सारे के सारे लोग एक ही तरह के नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे। जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना, तो उनके अंदर दे हैव अ वेरी हार्ड फ्रिक्शन अमंग देम। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले तो कंपनी की आपकी जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम है, उनको देखा जाएगा। देखा जाएगा किसी पब्लिक इंटरेस्ट को तो डैमेज कर रहे। ये देखा जाएगा कि जी कंपनी का ये रेज़ोल्यूशन जो कि पास किया गया, इससे कितने लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उस पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए या तो आप एससीसीपी को कंप्लेन करते हैं, उनका कंप्लेंट मौजूद है, कंप्लेंट नंबर पे आप जाएँ, वहाँ पे ईमेल कर दें आप उनको, फ़ोन पे बताएँ कि जी ये सूरत-ए-हाल है, उनको पोस्ट कर दें। वो उनके पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो शो कॉज़ नोटिसेस कंपनी के ऑफिसर्स को देते हैं कि जी आप आएँ एक्सप्लेन करें कि आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एससीसीपी भी मौजूद है। अगर एससीसीपी उस तरह से नहीं चल रहा, तो आपका हाई कोर्ट मौजूद है। लेकिन कंपनी के अंदर बोर्ड ज़्यादती करे बहुत कम होता है, बहुत ही कम। सेकेंडली आप में से अभी किसने हाथ खड़ा किया हुआ था? कॉर्पोरेट वेल शेयर होल्डर प्रोटेक्शन, अच्छा मोहम्मद रहमान हैज़ रेज़्ड हैंड। मियां मियां अहमद, सॉरी, मियां अहमद रहमान। आप सर जी मैंने मियां। ये पूछना था आपसे कि जैसे तो हम अपनी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वो तो हम खुद ही कर लेते हैं पोर्टल पे। ये जो कंपनी की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ऑडिटर की ज़रूरत होगी सर? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट अब चला हुआ है, उसे कहते हैं जी एससीसीपी कंसल्टेंट। उस बंदे का काम ही यही है कि उसने सारी की सारी रिटर्न्स वगैरह आपकी जो है इसे कहते हैं कॉर्पोरेट रिटर्न्स, फॉर्म ए, फॉर्म 9, आपकी सारी एनुअल रिटर्न्स वो उसने करनी होती हैं। लेकिन इसमें कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशंस डिस्क्राइब नहीं की हुई। पोर्टल के भी जो भी बंदा बैठा हुआ है, कंपनी का लॉगिन खोलेगा, वहाँ से रिटर्न्स फाइल कर देगा। लेट इट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, ये लॉयर्स भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट बंदे भी, जिनको हम कहते हैं जी एससीसीपी कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, वो लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो वी डोंट मतलब जब आपका रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार है एससीसीपी का, इट डजंट नो कि जी किसने फाइल की है, लेकिन फाइल कंपनी ने की है। लेकिन आजकल इसमें ऑथराइज्ड इंटिमिडेटरी का भी एक इंटिमिडेटरी बेसिकली एक वर्ड, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ऑथराइज्ड इंटिमिडेटरी करता क्या है, वो कंपनी के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करता है कंपनी का डेटा डाल के। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप कि इट आंसर्स योर क्वेश्चन। और सर इसमें मैंने एक और बात पूछनी थी आपसे कि कंपनी में मैंने पिछले साल अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई थी, इसमें मैंने एक भी मीटिंग होल्ड नहीं की अभी तक। तो इसका लिए क्या कोई लायबिलिटी मेरे पे पड़ेगी, या अभी भी 16 मंथ्स नहीं हुए तो मैं एक एजीएम होल्ड करवा सकता हूँ? अहमद, आप फ्री में मशवरा चाह रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये चैम्बर में बैठ के करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर करना क्या होता है। आपकी प्रीवियस जितनी भी आपने कंप्लाइंस नहीं की ना, आप अपना पोर्टल खोलेंगे लीप का। खोलने के बाद आपने जो लास्ट कंप्लाइंस नहीं की, आप उसकी वो जो है वो रेलेवेंट आपकी जो मीटिंग्स हैं, एजीएम हो गई, फॉर्म 9 हो गया, वो आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जितने डायरेक्टर्स हैं उनका पेन लगाएँगे बारी-बारी उनके पोर्टल से, और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे एसएससीपी में विद एडिशनल फीस। वो आपकी वो होती है जी, अगर नहीं करवाते थे पहले तो 1 टाइम होती थी, फिर अगर आपने 6 माह के बाद नहीं गए 2 टाइम्स, मैक्सिमम 5 टाइम्स तक हुआ करती थी। तो ये अगर आपने नहीं करवाई हुई, आई कैन हेल्प यू विद दैट। आपको मैंने अपना जो है वो लिंक्डइन शेयर कर दिया। इफ यू वांट मैं आपको अपना जो है वो कॉन्टैक्ट भी शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन गेट इन टच विद मी।
ठीक है सर, आप मुझे शेयर करते हैं अपना कॉन्टैक्ट, फिर मैंने अभी इसकी रिटर्न भी फाइल करवानी है और इसकी जो लास्ट डेट है मेरा हाल है दिसंबर तक है इसकी कंपनीज की रिटर्न फाइलिंग की। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एससीसीपी की रिटर्न और एफबीआर की रिटर्न ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये आप जब मेरे साथ राब्ता करते हैं ना, आपको मैं डिटेल में इनबॉक्स में बता दूँगा, अभी दूसरे लोग भी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है? ओके सर, ठीक है, आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा या फिर मैंने मैं चैट में शेयर कर दिया है। ओके सर, मैं आपसे राब्ता कर दूँगा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, अब्दुल करीम खान पूछ रहे हैं, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, हाउ वी कैन चेक डिटेल्स ऑफ अ कंपनी ऑन एनी पोर्टल? अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। अच्छा, सिंगल पर्सन कंपनी किस तरह से होती है? अब इसके अंदर डायरेक्टर्स 2 ही होंगे। एक नॉमिनी डायरेक्टर होगा जो कि अभी बीच में आया नहीं हुआ कोई बंदा, ठीक है? वो अभी साइड पे है। वो इन केस के अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर फौत होता है, कुछ होता है, वो तब स्टेप इन करता है। सिंगल मेंबर कंपनी की डिटेल्स अगर आपने देखनी है तो उसके नाम के साथ लिखा होगा जी, फॉर एग्जांपल एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने उसकी डिटेल्स चेक करनी है ऑनलाइन, आप एज अ ऑथराइज्ड इंटीमीडिएटरी आप जा सकते हैं और वो उसकी डिटेल्स वगैरह फॉर्म्स वगैरह ले सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है, आप अपने कंसर्न्ड सीआरओ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जाके उस कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाके इंस्पेक्शन फ़ी का चालान फिल करेंगे, लेटर बनाएँगे कि जी मैंने कंपनी की कॉर्पोरेट इंस्पेक्शन करनी है। 500 का चालान हुआ करता था एक टाइम पे, अब शायद 1000 का हो गया हो। वो आप सबमिट करवाएँगे, वो आप कॉर्पोरेट इंस्पेक्शन रूम में ले जाएँगे, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आपको फ़ाइल खोल के दे देंगे, आप उस कंपनी को डिटेल में देखते रहें। एनीवन एल्स? मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैन कह रहे हैं, सर वी हैव डिफरेंट यूथ लेड एसोसिएशन लाइक पीएसएलए, एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉ, दे द लक्सिस ईटीसी आर दोज़ कंपनीज़। हाँ, ये बेसिकली कंपनी सेक्शन 42 के अंडर फॉल करती हैं, या उसमें रजिस्टर हो सकती हैं और रजिस्टर करवानी भी चाहिए। क्योंकि डोनेशंस, दूसरे मामलात, उनको चीज़ों को लेके प्रॉपर्ली चलना, वो इट इज़ ट्रबलसम व्हेन यू आर नॉट रजिस्टर्ड, और उसको जस्टिफाई करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। शफीकुर रहमान इमरानी कह रहे हैं, नाउअडेज़ टैक्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर ऑन एवरी कॉर्नर ऑफरिंग रिटर्न फाइलिंग फॉर एज़ लिटल एज़ 500 एंड इवन कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर 3000। डू यू थिंक दिस इज़ हाइली competitive low cost approach is sustainable? अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया शफीक। वो कहते हैं, कहावत है, इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज। तो अगर आप एक ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जो आपसे कम पैसों में आपको कहता है मैं आपको रिटर्न फाइल करके आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दूंगा, तो मेरे नज़दीक या किसी भी प्रोफेशनल के नज़दीक वो बंदा प्रोफेशनल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसने जो स्टैंडर्ड रेट है उसको मेंटेन नहीं रखा। सेकेंडली, अगर कोई भी लायबिलिटी, कोई भी मामला होता है तो वो कहेगा जी आपने मुझे पैसे कितने दिए थे जो आप मेरे से सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली एक वो ट्रैपिंग ये होता है कि आप किसी बंदे को कहेंगे जी मैं आपकी रिटर्न इतने में फाइल कर दूंगा, आपने उसकी रिटर्न फाइल कर दी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, वो आगे पूछेगा भाई मैंने ये कंप्लाइंस करनी है, जिसके तो अलग पैसे होंगे। तो ये अक्सर औकात इसे हम कह लें कि ये ट्रैपिंग टैक्टिक्स भी होता है। आई होप इट हेल्प्स। एनीवन? किसी और ने कुछ पूछना है? जी मोइज। अच्छा, इन विच सिटी कॉर्पोरेट लॉ फील्ड इज बेस्ट? अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मोइज? मैं आपको फिर उसके साथ मैं प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। तो आप किस सिटी से बेसिकली बिलोंग करते हैं? अच्छा मोइज, कोयटा में आपका एससीसीबी का ऑफिस है। अब बेसिकली आपके जो जितने भी प्रोविंस के कैपिटल हैं, जैसे पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची है, केपी का पेशावर है, ठीक है? तो इन सिटीज के अंदर these things publicly. If you want, you can have my number, मुझे व्हाट्सएप करें एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि काम कैसे करता है फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली।
Shafiqur Rahman, in your opinion, how should we position ourselves in market, and what should we ideally charge? A free tip from you. अच्छा अच्छा, it works. शफीक भाई, it works for मतलब different people के लिए different तरीके से काम करती है. सबसे पहली चीज़ है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस वो क्रिएट करें. सेकेंडली आपको आई एम वेरी अगेंस्ट टू द बार काउंसिल कॉन्डक्ट जिसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट गाइड नहीं, लेकिन आप अपने तौर पे एडवर्टीजमेंट कर लें. वर्ड ऑफ माउथ है तो आप उसको यूज़ करते हुए कंपनी क्रिएशन और इस तरह के मामलात को टेकअप करना शुरू करें. वो हमारे सीनियर हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर, वो कहते हैं जब काम आपके पास आता है तो फिर काम आता है. तो ये चीज़ इसके अंदर है. नुमान पूछ रहे हैं कि सर एज अ बिगनर कैन यू प्लीज टेल अबाउट फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट. ये एफबीआर वाला जो मामला है इसको मिस समरा ताहिर और गालबन हसीब साहब हैं वो केटर करेंगे. इफ समवन वांट्स कि वो उसको पता चल जाए मैं उसको बता दूं तो यू हैव माय नंबर. सर आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, और जिसके भी जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आज के सेशन से रेलेवेंट नहीं थे वो आपसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं. आपने अपना कॉन्टैक्ट और लिंक्डइन दोनों शेयर कर दिए हमारे साथ. थैंक यू अक्सा, थैंक यू सो मच, Thank you and so thank you much, so much sir. all of you for listening me. Sir, thank you You guys so are much. wonderful audience. It was a very informative. Both days were very informative for me and for all of us. And PLSA is really grateful for the valuable time and insights that you have shared with us, and we really look forward to having more enlightening sessions with you in the future. Thank you so much. Thank you Aksa. Thank you Aksa. Allah Hafiz to everyone. Allah Hafiz.